जब कोई इतना नॉलेज देके तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना काम क्या है? अपना काम है मस्त कॉन्सेंट्रेट होकर सीखो यार, और कोई काम नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो ऑक्साइम बना कैसे होगा। यहां पर ये केस आएगा कि ऑक्साइम बनता कैसे है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो बेटा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, उसी में रिलेट किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिर हमने जब आगे बढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि हम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू कैसे टोटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का ये लेक्चर छूट गया है तो वो लेक्चर नंबर 1 आइसोमेरिज्म का देख सकता है, क्योंकि वो लेक्चर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। क्योंकि हमें जब आइसोमर्स ड्रॉ करने होते हैं ना, तो आइसोमर्स ड्रॉ करने में हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम कोई भी चीज रैंडम करते हैं, हम लाइन से नहीं करते हैं। और अगर कोई चीज लाइन से करो तो फिर गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। इसी तरीके से हमने लेक्चर 1 को पूरी तरीके से कवर किया था। आज जो अपना लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट को, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को जरूर से जरूर देखें बेटा, ठीक है? देन आएगा नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अगर कोई जीआई शो करता है तो उसमें नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। देन आएगा टोटल जीआई। टोटल जीआई काउंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्टीरियो का मतलब क्या था? तो स्टीरियो का सिंपल सा मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। मतलब उसका आईयूपीएसी नेम सेम होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो बेटा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सबसे मेन बात है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि हम आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन कहती है कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यही बात बोली गई है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो फिर पता लगा कि सर जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो तो आइडेंटिकल हो गए। नहीं बेटा, हो सकता है उसका ओरिएंटेशन अलग हो, उसका दिखाने का तरीका अलग हो। कहते हैं ना, किसी 3D स्पेस में किसी चीज को तुम इस व्यू में देखो तो ऐसा दिखेगा, और अगर इसी को इस व्यू में देखो तो कुछ अलग दिखेगा। मतलब कहीं ना कहीं उनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? चेंज आएगा। यही बात यहां पर बोली गई है कि हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स उनका कोई ना कोई ओरिएंटेशन अलग हो, लेकिन बात आएगी स्टीरियो आइसोमर्स की तो सिंपल सी बात है। स्टीरियो आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब है भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या होगा? कहीं ना कहीं सेम होगा। बात समझ में आती है आपको? चलिए आगे के पार्ट में आते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप में डिवाइड किए गए। पहला था अपने पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हम पूरी डिस्कशन करेंगे। हम जो पहला टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशन का सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे ना, उनका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट अलग होगा। कोई हो सकता है ऊपर लगा हो, अबव द प्लेन लगा हो सकता है कोई बिलो द प्लेन लगा हो। मतलब उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अलग होगा। कहां पर? 3D स्पेस में। यही है कॉन्फिगरेशन की मेन बात। 2 टाइप से डिवाइड किए गए। पहला पार्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड पार्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज जो हम प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से किसे कवर करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। चलिए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमने कहीं ना कहीं 3 स्टेप में कवर करना है बेटा, समझिएगा।
इसका पहला स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? फर्स्ट स्टेप में हम ये सीखेंगे कि कोई कंपाउंड जीआई शो कैसे करता है, ठीक है, हाउ टू शो जीआई। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर जीआई शो करेगा। सबसे पहला पार्ट हमारा यही होगा, सबसे पहला पार्ट हमारा यही होगा। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में अपने पास क्या आता है? सेकेंड स्टेप में आता है बेटा कि अगर मेरे पास कोई जीआई शो कर रहा है तो बेटा उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, मतलब हम यहां पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज हम काउंटिंग सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई जीआई शो कर रहा है तो बेटा फिर जीआई कितने बनेंगे, मतलब यहां हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेट टोटल जीआई। मतलब इस तरीके से हम पूरी जीआई को कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट अपना जो पार्ट आएगा वो आएगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। वो किस पे आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मतलब ये है हमारे इस प्रॉपर वे में इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला स्टेप हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर कोई जीआई शो करता है तो वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे, ऐसे कौन कौन से सेंटर होंगे जिनके अबाउट जीआई शो कर रहा है, ये हमें सीखना है। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस बिहाफ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे जाएंगे, बताओ कि यार यहां जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहां अगर जीआई शो कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा, और अगर नाम पता चल गया तो भैया कितने जीआई आइसोमर्स बन सकते हैं, इन्हीं के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला आता है, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं किसी भी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल में जहां पर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, हम उसकी बात सबसे पहले करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बेटा आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जीआई में सबसे पहला पॉइंट है sp2 कार्बन से रिलेटेड। मतलब कहानी शुरू होने वाली है एल्कीन की, कि भैया ये एल्कीन में जीआई कैसे शो करता है। सबसे पहली कहानी अपने यही खत्म करनी है। तो सबसे पहली कहानी में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखें। कहता है कि जीआई में हर एक sp2 कार्बन की वैलेंसी, हर एक sp2 कार्बन की वैलेंसी, ये A है, ये B है, ये मैंने D रख दिया और ये E रख दिया। तो ये कहना चाहता है बेटा कि यहां पर अगर ये जीआई शो करेगा, अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, उसके लिए जरूरी क्या है? D इज नॉट इक्वल टू E एंड एज वेल एज A इज नॉट इक्वल टू B। कहीं ना कहीं इनकी वैलेंसीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। मैं यहां A और D को बराबर कर सकता हूं, मैं यहां B और E को बराबर कर सकता हूं, लेकिन गलती से भी मैं A और B को इक्वल नहीं करूंगा, मैं गलती से भी D और E को इक्वल नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब सबसे प्रॉपर कंडीशन क्या आ गई, सबसे प्रॉपर वे में कंडीशन ये सीखी कि अगर एल्कीन जीआई शो करेगा तो भैया एल्कीन तभी जीआई शो करेगा जब एल्कीन कंटेनिंग कार्बन की वैलेंसीज आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। यही वो कहना चाहता है, हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यही बता रहा है कि अगर मैं किसी जीआई को शो करना चाहता हूं, वो भी एल्कीन के केस में, तो एल्कीन के केस में आपस में वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? अनइक्वल होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में मेरे पास ये एग्जाम्पल आता है कि मैंने यहां पर रख दिया H, यहां रख दिया CH3, यहां रख दिया फ्लोरीन और यहां रख दिया क्लोरीन। क्या मैं कह सकता हूं कि इस एल्कीन के अबाउट जीआई शो करेगा? क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं sp2 कार्बन की वैलेंसीज को कंपेयर करता हूं तो ध्यान से देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन डिफरेंट है, हाइड्रोजन और मैथिल डिफरेंट है, मतलब ये जीआई शो करेगा, मतलब ये जीआई शो करेगा। इसको और थोड़ा सा प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? एल्कीन की। तो मुझे बताइएगा एल्कीन के केस में जीआई कब शो कर रहा था बेटा? जब उसकी वैलेंसीज क्या थी? अनइक्वल थी। मतलब C डबल बॉन्ड C है, ये A है, ये B है, ये D है और ये E है। तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि अगर कंडीशन जीआई शो करने वाली है तो भैया D और E आपस में अनइक्वल होने चाहिए एंड एज वेल एज A और B आपस में क्या होने चाहिए? अनइक्वल होने चाहिए। अब मैं इसकी सेकंड कंडीशन बताता हूं जिसमें बच्चे काफी ज्यादा गलत करते हैं, काफी ज्यादा गलत करते हैं, जहां पर मिस्टेक होती है। और वो मिस्टेक क्या है बेटा? वो है इसकी एरियल डिस्टेंस।
एरियल डिस्टेंस क्या होती है? क्या ये sp2 है? क्या ये भी sp2 है? मतलब ये कंपाउंड कैसा है बेटा? प्लेनर है। ये कंपाउंड कैसा है बेटा? प्लेनर है। और अगर मैं इसकी एरियल डिस्टेंस की बात करूं, एरियल डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस, मान लीजिए क्या है? L1, इसे बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। और ये है डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल देखो डायगोनली है ना, ये है L2। तो कहते क्या है कि कभी भी L1 और L2 सेम नहीं होने चाहिए, मतलब अनइक्वल होने चाहिए। और अनइक्वल तुम सोच के बताओ कब होंगे? ये तभी हो सकते हैं जब कंपाउंड कैसा हो? प्लेनर हो। जब कंपाउंड कैसा हो? प्लेनर हो। आपको लग रहा होगा सर ये L1 L2 की कंडीशन आप क्यों बता रहे हो? इस कंडीशन से तो फुलफिल हो ही रहा है ना बेटा। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैं अब कंपाउंड आपको बताने वाला हूं ना, उसमें यही केस आने वाला है। इसीलिए जीआई की दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, वैलेंसीज होनी चाहिए अनइक्वल, और उनकी एरियल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? अनइक्वल होनी चाहिए। और वो अनइक्वल तभी होंगी जब कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड होगा। जब कंपाउंड कैसा होगा? प्लेनर कंपाउंड होगा। जैसे अगर मैं यहां पर एक और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट आता है एलीन सिस्टम का। किसका कॉन्सेप्ट आने वाला है यहां पर? एलीन सिस्टम। देखिएगा जरा, क्योंकि ये पूछा गया हुआ है बेटा, जेई में काफी बार पूछा गया है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एलीन सिस्टम क्या कहता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं वो दो डबल बॉन्ड होंगे जो कि जस्ट कंसेक्यूटिव पोजीशन पे लगे होंगे, अगल बगल लगे होंगे। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं तो भैया यहां पर ए और बी रख दिया मैंने, और यहां मैंने भैया डी और ई रख दिया। ठीक, तो ये क्या कहता है कि तुमसे मैंने पूछा, मान लो यहां पर ये एल्कीन कंटेनिंग कार्बन है, ठीक, ये भी एल्कीन कंटेनिंग कार्बन है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्लेनर है? नहीं बेटा, ये प्लेनर नहीं है। ये प्लेनर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको ऑर्बिटल थ्योरी से बताऊं तो भैया ये रहा कार्बन, दूसरा ऑर्बिटल है, ये रहा कार्बन, और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, तभी ये यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सही बात है। ठीक उसी तरीके से फिर ऑर्बिटल रहा होगा, और फिर दूसरे ऑर्बिटल से क्या कर रहा होगा? ओवरलैपिंग, और फिर ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा। सही है। अब भैया तुम ये सोचो, ये रही वो वैलेंसीज जिनकी मैं ए और बी की बात कर रहा हूं। यार ये दो ऑर्बिटल सेम प्लेन में कैसे रह सकते हैं? कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा या नहीं होगा? इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है जो आपको एग्जैक्टली ऐसे दिख रहे हैं, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कंपाउंड में रिपल्शन कब हो रहा था? जब चीजें प्लेनर थी। जब चीजें प्लेनर थी तो रिपल्शन हो रहा था। अगर प्लेनर कंडीशन को मैं कहीं ना कहीं उसके प्लेन को रोटेट कर दूं तो सोचो एक ऑर्बिटल तो यूं ओवरलैपिंग कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, और एक कहीं ना कहीं ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा होगा। तो सोचो एग्जैक्टली ये है, एक प्लेन में है, दूसरा परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आती है? ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर है सर, तो इससे समझ में क्या आया? तो एक प्लेन में हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। इससे समझ में ये आया बेटा कि जब तुम इसको फील करोगे ना, एग्जैक्टली ऐसे फील करोगे। देखो, एक प्लेन में है, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो मेरा थंब है, मान लो मैंने इसको वैलेंसी मान लिया, ठीक है, तो इस राइट हैंड की जो वैलेंसी है ये तो ऊपर होगी और इसकी वैलेंसी यहां नीचे होगी। बहुत ध्यान समझना, ये वैलेंसी ऊपर होगी, ये वैलेंसी नीचे होगी, और कहीं ना कहीं इस साइड वाली वैलेंसी तो प्लेन में ही होगी, क्योंकि भैया ये तो sp2 ही है, ये इसका प्लेन है और ये इसका प्लेन है। तो बहुत ध्यान से समझो, जब तुम इस थंब को इसकी किसी एक वैलेंसी से मिलाओगे और फिर इसी तरीके से दूसरी वैलेंसी से मिलाओगे तो बेटा एग्जैक्टली डिस्टेंस सेम आएगी। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। मतलब ये जो तुम्हें L1 दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें L1 दिख रहा है और ये जो तुम्हें L2 दिख रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में कि सर L1 और L2 सर डायगोनल तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेटा यहां L1 और L2 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही रीजन है कि ये कभी भी नेवर शोज जीआई, ये कभी भी जीआई शो नहीं करते हैं। तो एलीन सिस्टम कभी भी जीआई शो नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसकी तीसरी ये वाली कंडीशन ली होती, बहुत ध्यान से समझना, मैंने पाई बॉन्ड 2 ना लेकर एक साथ 3 ले लिए, ठीक, अब समझना जरा, और मैंने यहां वैलेंसी दे दी ए और बी, और यहां वैलेंसी दे दी डी और ई। सही बात है।
अब आप सोच के देखो कि यार यहां पर ये जो डिस्टेंस है, मैंने इसे L1 दे दिया और इसे L2 दे दिया, तो यार कंपेयर तो मैं तब कर पाऊंगा ना जब मुझे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पता होगा, एक्चुअल इसका ज्योमेट्री पता होगी। और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ध्यान से देखना बेटा। मान लिया कि ये प्लेन में है, मान लिया कि ये क्या है, प्लेन में, तो ये कहां होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक साथ तो प्लेन में नहीं हो सकते, रिपल्शन होता है भैया। फिर ये परपेंडिकुलर, तो सर ये फिर कहां होगा, सर ये तो प्लेन में होगा। इसका मतलब ये जो कॉर्नर वाले हैं ये तो सेम प्लेन में आ गए ना, और सेम प्लेन में आ गए, इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्लेनर होंगे। तो बताओ ये L1 और L2 की जो कंडीशन देख रहा था, क्या डायगोनल डिस्टेंस बड़ी होगी और एरियल डिस्टेंस क्या होगी, छोटी होगी। इस कंडीशन से तो GI समझ में आता है। साथ ही साथ A इज नॉट इक्वल टू B हो जाए ना सर, और D इज नॉट इक्वल टू E हो जाए ना सर, तो मजा ही आ जाए। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो फिर ये GI शो करेगा। फिर ये क्या करेगा, इट शोज GI, ये GI शो करेगा। ये कहानी फंसती है। मतलब ओवरऑल हमने एल्कीन में क्या क्या सीखा, ओवरऑल हमने एल्कीन में ये सीखा कि मान लीजिए सर कि अगर मेरे पास एक पाई बॉन्ड है तो GI शो करेगा, अगर मेरे पास 2 पाई बॉन्ड लगातार है तो कभी GI शो नहीं करेगा, और अगर मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है तो ये बिल्कुल कैसा हो गया बेटा, ये बिल्कुल 1 पाई बॉन्ड जैसा हो गया। मतलब कंडीशन कैसी हो गई, प्लेनर, और बस प्लेनर हो गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बस यहां पर अगर वैलेंसी अनइक्वल हो जाए तो भैया काम हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए बस। अब मैं आपको इसके एग्जांपल लगाता हूं जिससे ये पूरे तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से इसके एग्जांपल देखिएगा। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें थोड़ा मिक्स कर रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एल्कीन रखी, एक मैंने टर्मिनल एल्कीन रख दी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा। तो बेटा GI शो करने के लिए क्या कंडीशन थी, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, तभी L1 और L2 क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। और फिर कंपाउंड की जो वैलेंसीज हैं, एल्कीन कंटेनिंग कार्बन की जो वैलेंसी है वो बेटा क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब कि सर यहां वाले पे अगर मैं चेक करूं, यहां वाले पे अगर मैं चेक करूं सर, तो मुझे एक बात तो समझ में आती है सर कि ये जो मैथिल है ये तो अलग है सर, इसका छुपा हुआ H अलग होगा सर। यहां की बात करूं तो ये पूरा ग्रुप अलग है सर, और छुपा हुआ H क्या होगा सर, अलग होगा। मतलब इस पॉइंट से जो वैलेंसीज है वो कहीं ना कहीं अनइक्वल है, वो कहीं ना कहीं क्या है, अनइक्वल है। ठीक है भाई, तो ये GI शो करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए सर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर बेटा टर्मिनल एल्कीन की 2 फ्री वैलेंसी तो हाइड्रोजन होंगी, और ये तो सेम हो गई। इसका मतलब सर ये GI शो नहीं करेगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि एल्कीन में कौन GI शो करेगा और कौन GI शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा। अगला एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड आ गए, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने यहां क्या किया, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, यहां मैंने वैलेंसीज भी अलग रख दी है, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। और मैंने एक यहां पर एक कंपाउंड ऐसे ड्रॉ किया है जहां मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन कौन से सेंटर GI शो करेंगे और कौन कौन से सेंटर GI शो नहीं करेंगे। अगर मैं इस 3 पाई बॉन्ड को एक साथ देखूं तो भैया ये प्लेनर होते हैं, ये तो सर आपने बताया कि ये प्लेनर कंडीशन होती है, तो L1 L2 की टेंशन तो नहीं है। अगर ये वैलेंसी भी अलग हो जाए, हाइड्रोजन अलग है, मैथिल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, पूरा ग्रुप अलग है, मतलब सर ये GI शो करेगा। ठीक उसी तरीके से जरा इसे चेक करो, तो सर ये मैथिल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग है, सर ये भी GI शो करेगा। सर ये 2 डबल बॉन्ड वाला तो कभी भी GI शो नहीं करता, क्योंकि यहां पर L1 और L2 इक्वल हो जाते हैं। तो भैया जो कंडीशन थी ना वो कंडीशन तो गलत हो गई। मतलब ये डबल बॉन्ड वाला देख के तो तुरंत समझ जाना कि 2 एक साथ पाई बॉन्ड हो, तो भैया ये GI शो कभी नहीं करते हैं, ये कभी भी GI शो
नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एल्कीन के सिस्टम को समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि एल्कीन में जीआई कैसे शो करता है और कैसे शो नहीं करता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो दूसरा पार्ट अपने को सीखना था वो क्या था? एल्कीन का तो चलो मुझे समझ में आ गया, दूसरा पार्ट आता है ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है जरा इसको समझें। ऑक्साइम मैं आपको अलग से बताता हूं कि ऑक्साइम कैसे समझते हैं, क्योंकि ये पार्ट ना थोड़ा सा रिएक्शन वाला है। थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऑक्साइम बना कैसे, और जब ये बना तो भैया इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? देखिएगा, देखिए जरा। तो बात कर रहे हैं अपन ऑक्साइम की, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखिए बात है अपने पास किसकी भैया? ऑक्साइम की। तो पहली बात है भैया ये ऑक्साइम होता क्या है? ऑक्साइम हम बोलते हैं बेटा C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, मतलब ये कहीं ना कहीं इसे आप इमाइन भी बोल सकते हो। इसे आप क्या बोल सकते हो? इमाइन भी बोल सकते हो। तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं ऑक्साइम पे जाऊंगा कि ऑक्साइम एक्चुअल में क्या था। अगर मैं C डबल बॉन्ड N की बात करूं तो यार एल्कीन है, एल्कीन मतलब प्लेनर है। तो सर आपने बताया कि प्लेनर मॉलिक्यूल जीआई तो शो करते हैं सर, लेकिन उनकी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए सर। अच्छा वैलेंसी की बात करूं तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के पास क्या होगा? एक तो लोन पेयर होगा और एक फ्री वैलेंसी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन की खास बात क्या है कि इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। 3 तो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं, और एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो सोचो यार कि लोन पेयर और 3 बॉन्ड, जिसके 2 बॉन्ड तो यहां चले गए, एक इसीलिए यहां पर बनाना पड़ा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि लोन पेयर और वैलेंसी बराबर हो जाए। अरे कैसे हो सकता है भाई? लोन पेयर वैलेंसी से कैसे इक्वल हो सकता है? मतलब नाइट्रोजन के साइड तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत किसकी तरफ है? कार्बन की तरफ। अगर ये भी अनइक्वल हो जाते तो भैया ये बात तो समझ में आ गई कि A इज नॉट इक्वल टू B हो जाए ना, तो भैया ये जीआई शो करेंगे, ये जीआई शो करेंगे। ये कहानी आने वाली है। अब इसी कहानी में क्या किया, ऑक्साइम जब बना रहे थे ना ये लोग, तो ऑक्साइम में इन्होंने ये बोला कि C डबल बॉन्ड N है और N की एक वैलेंसी तो कहीं ना कहीं क्या हो गई? लोन पेयर, और एक जो थी वो OH थी। वो क्या थी? OH थी। अब जब मैं इसका नॉमेनक्लेचर बताऊंगा ना, तो मैं इसकी रिएक्शन भी बताऊंगा कि एक्चुअल में ये रिएक्शन आई कहां से, प्रोडक्ट बना कहां से। ठीक है, तो ये और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये ऑक्साइम बना होगा। अभी तो आप ऑक्साइम के लिए आप इतना ध्यान रखें कि ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम होता है C डबल बॉन्ड N, और डबल बॉन्ड N के बाद नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कोई ना कोई भाई एक ही बच रही है, तो वो पक्की बात क्या होगी? वो क्या होगी? OH होगी। अब तुम सोच के बताओ, क्या नाइट्रोजन के साइड कोई भी दिक्कत है? क्यों? क्योंकि यार लोन पेयर अलग है, वैलेंसी अलग है, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कार्बन के साइड भी अगर वैलेंसी अनइक्वल हो जाती तो भैया ये पक्की बात है कि ये जीआई शो करता, ये जीआई शो जरूर करता। ये बात आपको क्लियर समझ में आई या नहीं आई? अब एग्जांपल देखना, जरा एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में ये है कि मान लीजिए सर मैंने यहां पर एक C डबल बॉन्ड C ले लिया और एक मैंने यहां पर डबल बॉन्ड N ले लिया। ठीक, अब देखने में ऐसा लगता है कि यार टर्मिनल है, टर्मिनल तो जीआई शो नहीं कर रहा था आपने कहा, लेकिन वो टर्मिनल एल्कीन थी, ये टर्मिनल पे नाइट्रोजन है। और भैया नाइट्रोजन के साइड दिक्कत कभी इसलिए नहीं होती क्योंकि भैया लोन पेयर तो अलग ही होगा और फ्री वैलेंसी कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन दे दो। बताओ नाइट्रोजन के साइड कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कार्बन के साइड देखा तो यार ये वैलेंसी तो अलग है ही, साथ ही साथ छुपा हुआ हाइड्रोजन क्या है? अलग है। तो सर ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। अब जरा इसकी बात करते हैं। यहां देखा तो पूरी वैलेंसी अलग है, छुपा हुआ H क्या होगा? अलग होगा। पूरी वैलेंसी अलग है, छुपा हुआ H क्या होगा? अलग होगा। मतलब भैया ये भी जीआई शो करेगा क्योंकि आपस में वैलेंसीज क्या है? अनइक्वल। तो ये बात समझ में आती है कि यार इस तरीके से अपन ने C डबल बॉन्ड N को देखना है। कैसे देखना है? C डबल बॉन्ड N को देखना है। बात समझ में आ गई क्या आपको? क्लियर हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए इसमें थोड़े से मैं आपको अपग्रेड वर्जन में बताता हूं कि ऐसा और कहां कहां होता है। जैसे अच्छा ये C डबल बॉन्ड N था, ठीक, N के पास लोन पेयर था,
लोन पेयर से जुड़ी हुई वैलेंसी थी, मान लिया जुड़ी हुई वैलेंसी हाइड्रोजन है, मैंने मान लिया जुड़ी हुई वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां मैंने दे दिया हाइड्रोजन और मैथिल अलग अलग दे दिया, ठीक। अच्छा, ये अभी जीआई शो कर रहा है, अभी ये कंपाउंड क्या कर रहा है, जीआई शो कर रहा है, ठीक है भैया। लेकिन मान लो मैंने एक रिएक्शन कराई जिसमें H+ से रिएक्शन हो रही है, H+ एक खाली क्वांटिटी है, प्लस मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। खाली चीज हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो एक बात बताओ कि जब ये H को अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये तो खाली हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन खाली हो जाएगा तो खाली चीज अपने ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रिएट करती है। मतलब जो बनने वाला कंपाउंड है वो N पर पॉजिटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन को उसने एक्सेप्ट किया है, हाइड्रोजन पहले से था, यहां पर एक हाइड्रोजन था और एक मैथिल था। अच्छा, कार्बन के साइड तो दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया अब नाइट्रोजन के साइड दिक्कत हो गई, मतलब अब ये जीआई शो नहीं करेगा। तो आपको यह समझना चाहिए कि भैया कब ये जीआई शो करेगा और कब जीआई शो नहीं करेगा। वरना क्या होता है ना कि हम रट लेते हैं कि नाइट्रोजन वाला केस है तो भैया नाइट्रोजन वाला केस तो हमेशा जीआई शो करता है, देख लो कहां कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कहानी है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, ठीक उसी तरीके से जरा एग्जांपल बताइएगा। एग्जांपल है, यहां आपको पहचानना है कि बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से बताइएगा बेटा। यहां मैंने नाइट्रोजन रख दिया, और यहां जो मैंने नाइट्रोजन रखा है ना, उस पर मैंने पॉजिटिव रख दिया। अब आपको सोचना है कि यार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, 3 तो बॉन्ड पेयर बनाता है, पॉजिटिव भी रख लिया, मतलब अपना लोन पेयर किसी को दिया होगा तभी तो पॉजिटिव आया होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो छुपाना चाह रहा है ना, ये छुपी हुई चीज 2 हाइड्रोजन ही है, क्योंकि भैया कुछ नहीं होता तो आप कौन सी वैलेंसी लगाते हो, हाइड्रोजन। अरे भाई साहब, ये जीआई शो नहीं करेगा, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां देखा N तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, और फ्री वैलेंसी कुछ भी नहीं है तो भैया हाइड्रोजन मान लेंगे, क्या दिक्कत है। C के साइड दिक्कत ही ना है क्योंकि इधर अलग इधर अलग, तो भैया ये तो जीआई शो करने वाला है, वैलेंसी क्या हो गई है, अलग अलग हो गई। अच्छा, इसको चेक करो, तो यार छुपी हुई वैलेंसी हमेशा तुम्हें देखनी आनी चाहिए, हाइड्रोजन, यहां छुपी हुई वैलेंसी हाइड्रोजन, अरे यार भाई साहब ये भी जीआई शो करेगा। मतलब यहां पर कितने जीआई सेंटर हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल जीआई सेंटर कितने हैं, टोटल जीआई सेंटर हैं यहां पर 2। इस तरीके से अपन ने यह समझा कि जीआई सेंटर भी काउंट कर सकते हैं, और हम यह भी बता सकते हैं कि एल्कीन में जीआई कब शो होगा, C+N मतलब ऑक्साइम में कब होगा, और इमाइन में कब होगा। यह खास बात अपने को क्लियर हुई। अब इसका जो एक लास्ट पार्ट आता है एल्कीन कंटेनिंग से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज कॉल्ड एजो कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एजो कंपाउंड। एजो क्या होता है, एजो होता है बेटा N+N। एजो का मतलब क्या है, N+N। ऑक्साइम का मतलब क्या था, C+N लोन पेयर, और एक वैलेंसी क्या होगी बताओ जरा, OH। मतलब ये था ऑक्साइम, ये था एजो, और भैया एल्कीन तो तुम सब जानते हो, ये था एल्कीन। मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड हमने ये 3 ही सीखना है, जिसमें 2 हम सीख चुके हैं, 2 हमने इतने प्रॉपर वे में देख लिया है कि भैया कुछ भी आ जाए अपन बता सकते हैं कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं आगे आगे कहानी बताता हूं आपको किस तरीके से एजो कंपाउंड में जीआई शो करता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, एजो कंपाउंड में जीआई कैसे शो करता है, ध्यान से देखें। तो आपने C+N को प्रॉपर वे में सीख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीखते हैं एजो। एजो क्या है, एजो को बोलते हैं N+N बॉन्ड। क्या बोलते हैं, N+N बॉन्ड। अब यार एक बात बताओ, N+N है मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पे तो दिक्कत ही ना थी सर, आपने बताया था, क्यों? अरे सर नाइट्रोजन के तो 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 बना रखे हैं, एक लोन पेयर होगा तो एक कहीं ना कहीं बॉन्ड पेयर होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमेशा क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमेशा क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। मतलब ऑलवेज शोज जीआई, हमेशा जीआई शो करेगा, हमेशा जीआई शो करेगा। लेकिन न्यूट्रल का केस होना चाहिए, वरना फिर से वही वाला केस आ जाएगा। समझ रहे हो ना तुम कौन सा वाले केस की बात कर रहा हूं, वही वाले केस की। तो यहां क्या है, यहां पर मान लीजिए ये केस है तो दिक्कत ही ना है। क्यों दिक्कत नहीं है भैया, लोन पेयर अलग है, बॉन्ड पेयर अलग है, लोन पेयर अलग है, बॉन्ड पेयर अलग है, तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो तब होती ना जब H+ के साथ रिएक्शन हो जाए,
तब दिक्कत हो सकती है। तो चलो इसको मैं अलग से केस ले लेता हूं, H+ वाला, ठीक है। देखो जरा, तो एक बात समझ में आई कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वो H+ वाला केस आपको सुना देते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लिया मैंने, N पे पॉजिटिव ले लिया मैंने, और भैया ये एल्कीन कंटेनिंग के साथ ये ले लिया। सारे मिक्स कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े। चलो अच्छा, एक दो वो भी ले लेते हैं। समझ गए होगे कौन सा लेने वाला हूं मैं? हाँ, ये वाला, ठीक है। एक अपन ट्रिपल वाला भी ले लें क्या? ये कोई दिक्कत नहीं है, देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, कोई क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। टफ चीजें बनती कहां से? कॉन्सेप्ट को घुमाते जाओ, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो तो भैया क्या बिगाड़ सकते हो किसी का? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। देखो, हमें काउंट करना है टोटल जीआई सेंटर कि कौन कौन जीआई शो कर रहा है और उसको काउंट करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस डबल बॉन्ड की। तो भैया ये तो कभी जीआई शो नहीं करता, चाहे वैलेंसी अलग ही दे दो। क्यों? क्योंकि भैया ये नॉन प्लेनर होता है। एन पे पॉजिटिव है, अरे यार 2 H दे दिए होंगे पक्का इसको, तो भैया ये भी जीआई शो नहीं करेगा। एन डबल बॉन्ड एंड वो भी न्यूट्रल, अरे न्यूट्रल की तो दिक्कत ही ना है। लोन पेयर अलग, वैलेंसी अलग, लोन पेयर अलग, वैलेंसी अलग, तो भैया जीआई शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीआई शो करेगा। यहां देख लो, अरे यार ये तो एल्कीन कंटेनिंग है, ये तो जीआई शो करता ही है। कैसे? प्लेनर है, मैथिल अलग, छुपा हुआ H अलग, ग्रुप अलग, छुपा हुआ H अलग, मतलब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ये नाइट्रोजन का न्यूट्रल वाला केस है, अरे भैया वही सेम कहानी, लोन पेयर और वैलेंसी, बिल्कुल जीआई शो करेगा। यहां देखा, प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, छुपी हुई वैलेंसी, H अलग, मैथिल अलग, H अलग, पूरा ग्रुप अलग, मतलब ये भी जीआई शो करेगा। अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 एंड 4, तो बताओ टोटल कितने जीआई सेंटर आपको यहां दिख रहे हैं? 4 जीआई सेंटर दिख रहे हैं। क्या पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। यार एक बात बताओ, अगर जीआई शो कर रहा है तो कोई ना कोई जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो वो स्पाई बॉन्ड के थ्रू ही होंगे। और स्पाई बॉन्ड के थ्रू अगर अरेंजमेंट अलग अलग है तो भैया पूरा कंपाउंड घुमा देगा ना वो। और पूरा कंपाउंड अगर किसी एक सेंटर के अबाउट भी घूम गया तो इसका मतलब जीआई शो कर रहा है, पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। आप ये मत सोचना कि भैया कंपाउंड में सारे जीआई सेंटर शो करने चाहिए, क्या? नहीं, कोई भी एक अगर शो कर गया ना तो पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो कर जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ये कहानी है इसकी। क्लियर? तो आपने ये एल्कीन के पूरे केसेस देख लिए कि एल्कीन में जीआई कहां कहां शो करता है, किस तरीके से एग्जांपल्स बन सकते हैं, ये आपने देख लिया। अब जरा वो पॉजिटिव वाला केस मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव वाला केस है क्या। वही सेम कहानी आपने देख रखा है। एन डबल बॉन्ड एन है मान लो, ठीक है। यहां मैंने लोन पेयर दे दिया, यहां मैंने मैथिल दे दिया, यहां मैंने हाइड्रोजन दे दिया और यहां मैंने लोन पेयर दे दिया, ठीक। और रिएक्शन करा रहा हूं मैं H+ के साथ, ठीक है भाई। मैंने कहा ये लोन पेयर H+ लेगा जाके, तो जैसे ही H+ लेगा तो भैया इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपने लोन पेयर खाली कर चुका है। हाइड्रोजन पहले से था, हाइड्रोजन बाद में आ गया। कहीं ना कहीं ये लोन पेयर अलग से है और ये मैथिल अलग से। तो भैया 2 वैलेंसी तो आपने इक्वल कर दी, और इक्वल वैलेंसी कर दी तो भैया ये जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पर एग्जांपल को मैं थोड़ा अलग कर देता, कैसे? एन डबल बॉन्ड एन है, ये रहा लोन पेयर और ये रहा मैथिल। उसी तरीके से एन डबल बॉन्ड लोन पेयर है और ये रहा मैथिल। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसे देखा तो भैया ये तो जीआई शो कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जीआई शो कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब तुमने H+ के साथ रिएक्शन कराई तो यार अब जब H+ के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो तुम खुद सोच के देखो, एन डबल बॉन्ड एन है, पॉजिटिव आ ही जाएगा, H जुड़ेगा, लेकिन पहले से H नहीं था, पहले से CH3 था। और यहां तो भैया दिक्कत ही ना है क्योंकि लोन पेयर और CH3 तो अलग अलग है। मतलब वैलेंसी भैया अभी भी अनइक्वल है, और अभी भी अनइक्वल है तो भैया ये भी जीआई शो करेगा। मान लो किसी के मन में आ रहा हो C डबल बॉन्ड O, कि सर C डबल बॉन्ड N तो ले लिया, जरा O वाला भी चेक करके दिखा दो। तो भैया C डबल बॉन्ड O की बात करूं तो आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 तो बॉन्ड पेयर होते हैं जो कि उसने एल्कीन बना रखी है, और 2 ही लोन पेयर होते हैं। अबे तो लोन पेयर तो भाई सेम हो गए ना,
और लोन पेयर सेम हो गए, मतलब अब तुम ये ए और बी अलग भी कर दोगे तो भी ये सेम हो गए, और सेम हो गए इसका मतलब बताओ क्या जीआई शो करेंगे? ये जीआई शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने रिएक्शन कर दी ना H प्लस के साथ, तो सोचो एक लोन पेयर जाएगा, H प्लस लग जाएगा, तो बताओ बनने के बाद एक H एक लोन पेयर, अरे जीआई शो करने लग जाएगा। मतलब कहानी में कुछ भी अब तुम पलट सकते हो, लेकिन तुम्हें कहानी का पता पूरी तरीके से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको एल्कीन कंटेनिंग में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना पार्ट आता है वो जीआई में ये आता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या एल्कीन में ही शो होता है? नहीं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्केन में भी शो होता है और साथ ही साथ साइक्लो एल्कीन में भी शो होता है। कहां होता है? साइक्लो एल्कीन में भी शो होता है। अब समझिएगा, सबसे पहले मैं कवर करने वाला हूं साइक्लो एल्कीन, फिर हम आएंगे साइक्लो एल्केन पे। समझिएगा जरा, जब हम यहां बात करते हैं साइक्लो एल्कीन की, तो एक बात आती है कि जब मैं अरेंजमेंट को चेंज करता हूं, पाई बॉन्ड के थ्रू अरेंजमेंट को चेंज करता हूं, तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों होता है बेटा? एक बात बताओ, पाई बॉन्ड जो है जब वो फॉर्म हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसके ऑर्बिटल्स के थ्रू तो रेजोनेंस चल रहा होगा, और जब ऑर्बिटल्स के थ्रू रेजोनेंस चल रहा होगा तो तुम ये दो चीजें कनेक्टेड है। अब तुम कनेक्टेड को मोड़ रहे हो तो या तो दोनों को मोड़ दो, ऐसा थोड़ी करोगे एक को मोड़ दोगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसीलिए जो अरेंजमेंट है ना वो कभी इंटरचेंज नहीं हो सकते। वो कभी भी इंटरचेंज नहीं हो सकते कि कोई एक अरेंजमेंट दूसरे से इंटरचेंज करेगा, नहीं, ये अलग तरीके से बनेगा, ये अलग तरीके से बनेगा। अभी मैं आपको और सिस ट्रांस जब बताऊंगा ना तो खुल के समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि जीआई कहां कहां शो करता है, क्योंकि एक बार ये पार्ट समझ में आ गया तो यार दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जीआई पहचानना आ जाएगा अपने को। तो समझना जरा, जब हम साइक्लो एल्कीन की बात करते हैं, चाहे वो 3 मेंबर्ड हो, चाहे वो 4 मेंबर्ड हो, चाहे वो 5 मेंबर्ड हो, या 6 मेंबर्ड हो, या फिर 7 मेंबर्ड हो, 7 मेंबर्ड तक एल्कीन के अबाउट जीआई शो कभी भी नहीं करता है। कभी भी जीआई शो नहीं करता है। ना यहां जीआई शो करेगा, ना यहां जीआई शो करेगा, ना ही यहां जीआई शो करेगा, और ना ही यहां पर जीआई शो करेगा। उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है जीआई शो करने की, कंडीशन ये होती है बेटा, कंडीशन ये होती है कि जो रिंग साइज है ना, रिंग साइज, वो रिंग साइज एटलीस्ट 8 या 8 से ग्रेटर होना चाहिए। एटलीस्ट 8 या 8 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर मैं 8 मेंबर्ड की बात करूं तो 8 मेंबर्ड रिंग में ऐसा क्या होता है कि सर वो जीआई शो कर जाती है? ऐसा क्या दिक्कत है कि ये 7 तक में जीआई नहीं शो कर रही है? तो बेटा 7 मेंबर तक क्या होता है कि कहीं ना कहानी में स्टेबिलिटी आती है। मतलब ये रिंग क्या है? ये एक स्टेबल रिंग है, और स्टेबल रिंग को मुझे कभी भी तोड़ना हो या उसे घुमाना हो तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई। आप घुमाओगे टूट जाएंगी रिंग। स्टेबल रिंग टूटना चाहेंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर मेरे पास रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा है, रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में इन्हें कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं होती कि इनकी वैलेंसी अलग है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इधर एच लगाओ, इधर एच लगाओ। ये जो मेंबर ऑफ रिंग है ये इस सेंटर के अबाउट जीआई शो करता है, क्योंकि रिंग साइज क्या है? रिंग साइज है 8 मेंबर्ड, और कंडीशन यही कहती है कि 8 या 8 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होनी चाहिए, तभी वो जीआई शो करेगा, वरना जीआई शो नहीं करेगा। अब ये जीआई शो करता है तो ऐसे कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन है जो ये कर सकता है? समझिएगा, ये जो 8 मेंबर्ड है, आपको तो ऐसा दिख रहा है 8 मेंबर्ड बना हुआ है। आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं जीओसी में एक लाइन पढ़ी थी कि नॉन प्लेनर होने पर वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, और आपने साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का केस भी पढ़ा था। वहां पे 2 एक्सेप्शन पढ़े थे आपने कहीं ना कहीं, जो कि दिखने में कुछ और लग रहे थे लेकिन होते कुछ और थे। उनका रीजन ये था बेटा कि रिंग में भी एक लिमिट होती है। भाई किसी आदमी की एक लिमिट है कि उसके ऊपर इतना सामान रखोगे तो वो झेल लेगा,
लेकिन अगर तुम लिमिट के ऊपर सामान रखोगे तो वो कहीं ना कहीं मुड़ने लग जाएगा। तो जब ये मुड़ने लग गया ना, तो 8 मेंबर्ड किस तरीके से चेंज हुआ जरा समझिएगा बेटा। ये कुछ इस तरीके से चेंज हुआ, ये था पाई बॉन्ड इसका, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ये इसके नीचे से जा रहा है ये, और ये था। मतलब अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां जो नंबरिंग है ना वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये कहीं ना कहीं रोटेट हो गई है। और जब ये कहीं ना कहीं रोटेट हो गई तो सोच के देखो, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कहां आ गए, एंटी में आ चुके हैं। पहले कहां थे, सेम साइड थे, अब कहां है, ऑपोजिट साइड है। मतलब कहीं ना कहीं अरेंजमेंट क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। इसीलिए ये जीआई शो करते हैं, इसीलिए ये जीआई शो करते हैं। लेकिन अगर मैं छोटे रिंग की बात करूं, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करते हैं। बहुत ध्यान देकर पढ़ना ये, क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपसे। तो कभी भी ऐसा हो कि आपसे पूछे कि भैया जीआई शो करेगा या नहीं, तो एक ही चीज दिमाग में काम आएगी, अरे यार सर ने बताया था वो 8 मेंबर्ड वाला केस, कि यार सर वो 8 मेंबर्ड में क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड कहीं ना कहीं था, लेकिन 8 मेंबर्ड अपने मॉलिक्यूलर वेट को झेल नहीं पा रहा था, तो रिंग रोटेट हो जा रही थी। लेकिन 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड ये कभी भी रोटेट नहीं हो रही थी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे का केस देखिए। अच्छा मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, यहां पर ये देखिए। पहले देखिए रिंग साइज कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काफी बड़ी रिंग है, 8 से बड़ी दिख रही है। मैंने कहा भैया एक ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है, तो भैया इसके अबाउट भी जीआई शो करेगा। कुछ मत देखो कि यार डिफरेंट है, सेम है, नहीं। क्यों मैं नहीं देख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ये रिंग रोटेट कर जाएंगी, और जब ये रिंग रोटेट कर जाएंगी तो क्या दिक्कत है, कोई चीज सेम होगी, सेम साइड होगी, और अब ऑपोजिट साइड हो जाएगी। मतलब उनका अरेंजमेंट क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। उनका अरेंजमेंट क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। तो साइक्लोएल्कीन के केस आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट है साइक्लोएल्कीन। वो किसका पार्ट आने वाला है, वो पार्ट आने वाला है साइक्लोएल्कीन। पहले इसकी कंडीशन को देखिएगा, और फिर कंडीशन के बाद हम ये देखेंगे कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या कहती है। कंडीशन ये कहती है कि कोई भी साइक्लिक एल्केन रिंग हो, कोई भी साइक्लिक एल्केन हो, पहली चीज कार्बन जो होने चाहिए वो sp3 में होने चाहिए। वो किस में होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए। वो कार्बन 1 2 भी हो सकते हैं, वो कार्बन 1 3 भी हो सकते हैं, और वो कार्बन 1 4 भी हो सकते हैं। मतलब कभी ये नहीं बोला कि यार कंसेक्यूटिव ही होने चाहिए क्या, नहीं। वो 1 2 भी हो सकते हैं, वो 1 3 भी हो सकते हैं, और वो 1 4 भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने कंडीशन दी, वो कंडीशन बिल्कुल एल्कीन जैसी थी। एल्कीन ने क्या बोला था कि भैया उन कार्बन्स की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। उसने यही तो बोला था। अब बस यही कंडीशन बांध के चल लो भैया। उसने ये बोला था कि भाई A इज नॉट इक्वल टू B एंड D इज नॉट इक्वल टू E। हाँ, A और D बराबर हो सकते हैं, B और E बराबर हो सकते हैं, लेकिन A और B और D और E कभी बराबर नहीं हो सकते। यही मैं यहां करने जा रहा हूं। उस sp3 कार्बन की खास बात क्या होगी कि भैया वो 4 वैलेंसी कंटेनिंग होगा। सही बात है, 2 वैलेंसी तो रिंग में चली गई, बची कितनी वैलेंसी, 2। मतलब अब तुम ये देख लो कि A और B मान लिया, और उसी तरीके से D और E मान लिया। तो कंडीशन क्या कहती है कि भैया A और B बराबर नहीं होने चाहिए, और D और E बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहां कर लो। जरूरी नहीं है कि वो 1 2 ही हो, जरूरी नहीं है कि वो पोजीशन 1 2 ही हो, वो 1 2 भी हो सकती है, वो 1 3 भी हो सकती है, और वो 1 4 भी हो सकती है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं भैया sp3 नहीं होगा, तुम वैलेंसी कैसे 4 लगा सकते हो, 3 ही तो बचेंगी फिर। इसका मतलब वैलेंसी 4 हो गई, हाइब्रिडेशन sp3 ही होना चाहिए,
वो कहीं भी हो, 1,2 हो, 1,3 हो या 1,4 हो। अरे मैं कहता हूं रिंग साइज भी कुछ भी हो यार, वो 3 मेंबर्ड हो, वो 4 मेंबर्ड हो, वो 5 मेंबर्ड हो, वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, बस एक चीज sp3 होना चाहिए और उनकी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। मतलब कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज ऐड हो रही है, a इज नॉट इक्वल टू b, d इज नॉट इक्वल टू e, a इज नॉट इक्वल टू b एंड d इज नॉट इक्वल टू e। बस ये कंडीशन बांध के चल लो, कहानी में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं, अब देखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है अपने पास कि मान लीजिए सर, ये आपने कहा था कि मेंबर ऑफ साइज का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब सर ये है और ये है, मान लीजिए, क्या ये जीआई शो करेगा? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो। आपने 2 कार्बन सेलेक्ट कर लिए, एक ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये कर लिया। किसी ने कहा सर आपने ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अरे मुझे दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन है यार, मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा भाई, मुझे दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन की बात करूं तो भैया ये sp3 है, ये क्या है, ये sp3 है, और sp3 है तो भैया इसकी ये वैलेंसी तो मैथिल हो गई, छुपी हुई H हो गई। क्या ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा भैया इसकी बात करें तो भैया ये भी CH3 है और छुपी हुई वैलेंसी H है। अरे भाई साहब ये भी अनइक्वल हो गई। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ सर कि ये जो GI का सेंटर है ना, ये GI सेंटर हो जाएगा और ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। मतलब कंपाउंड सोज GI, ये GI शो करेगा। ये है इसकी खास बात कि फिर वो कंपाउंड GI शो करने लग जाएगा। देखो एक और देखो, मान लो सर आपने कहा कि आपने वो एल्कीन वाले को देखा था, ठीक है, आपने वो एल्कीन वाले को देखा था और वहीं से आपने इन चीजों को निकाला, ठीक है सर। मुझे बताओ सर ये एल्कीन है, मैंने ये लिया और ये लिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है मेरा। तो एक बात बताओ यार कि तुमने ये जो कार्बन लिया है इसके अबाउट तो GI शो नहीं करने वाला। अच्छा क्यों नहीं करने वाला सर? क्योंकि रिंग का साइज क्या होना चाहिए, 8 या 8 से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा सर इसकी बात करूं तो यहां तो 4 वैलेंसी ही नहीं होंगी क्योंकि पाई बॉन्ड बना दिया है, तो फिर A और B कैसे चेक करूंगा? तो क्या तुम इस वाले के साथ ये पेयर कभी भी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्योंकि कंडीशन क्या थी? क्योंकि कंडीशन थी कि कंपाउंड कार्बन मस्ट बी इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो हमेशा किस में होना चाहिए? sp3 में होना चाहिए। अगर वो sp3 में नहीं है तो भैया फिर GI शो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ गई आपको? चलिए एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल है जो पेपर में आए हुए हैं, जरा ध्यान से देखना जरा। अब मैं मिक्स दे रहा हूं, अब मैं मिक्स कुछ इस तरीके से दे रहा हूं, ये एल्कीन दे दिया और ये मैथिल दे दिया, ठीक। अब मेरे मन में ये आया कि सर आपने बोला था कि C डबल बॉन्ड C भी शो करता है, बस वो रिंग में नहीं होना चाहिए। अगर रिंग में है तो रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन सर ये तो रिंग में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई सर कि ये मैथिल और मैथिल इक्वल हो गए सर, और सर इस साइड भी क्या हो गया सर, इक्वल हो गया सर। देखो आगे गए, यहां तक गए सेम मिला, आगे गए सेम मिला, आगे फिर जाओगे क्या मिल जाएगा? सेम। मतलब तब तक जाओ जब तक कि डिफरेंट ना मिल जाए, लेकिन हमें तो सेम मिल रहा है सर। तो सर ये सेंटर तो GI शो नहीं करेगा, ये कंफर्म है। अब एक बात आई कि सर ये सेंटर GI शो नहीं कर रहा है, क्या और भी कोई सेंटर है क्या यहाँ पे जो GI शो कर सकता है? कोई साइक्लिक का केस आपने पढ़ाया हो? हाँ भाई ये पढ़ाया था। ये है वो sp3, ये है वो sp3, ये है मैथिल अलग, ये है H अलग, ये है मैथिल अलग, ये है H अलग। भैया ये जो सेंटर है ना, ये GI शो करेगा। मतलब ये खास बात समझ में आई कि सर जरूरी नहीं है कि कोई एल्कीन GI शो करे, वो कोई भी GI शो कर सकता है। बस ध्यान ये रखना कि कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा हो बस। जैसे अब आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिया 6 मेंबर, यहां मैंने एथिल रख दिया, यहां मैंने मैथिल रख दिया, ठीक। यहां मैंने रख दिया मैथिल, यहां मैंने एल्कीन रख दिया मैथिल, और इस जगह भी मैंने रख दिया मैथिल।
अब मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे, ये मतलब जेई टाइप के क्वेश्चन है ये, इसलिए बहुत ध्यान से करने वाले हैं। डायरेक्ट पूछता है बताओ जीआई शो कर रहा है कि नहीं, खत्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यार एक बात बताओ, ये एल्कीन तो जीआई शो नहीं करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, क्योंकि एल्कीन में तो मेंबर ऑफ साइज कितना होना चाहिए, 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। यार एक बात है कि ये जो sp3 है, ये जो sp3 है और ये जो sp3 है, क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो sp3 है और ये जो sp3 है, आपने ये थोड़ी कहा था कि वो अगल बगल होने चाहिए, वो तो कहीं भी हो, हाँ रिंग का पार्ट होना चाहिए, आपने ये कहा था। तो रिंग का पार्ट तो है भाई साहब, और रिंग का पार्ट है sp3 है, H अलग मैथिल अलग, H अलग मैथिल अलग, तो सर कहीं ना कहीं ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ध्यान से देखना बेटा, ये जीआई शो करेगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि मैं इसका ओरिएंटेशन क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि अब मैं देख सकता हूं कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए जरा फटाफट। ये रहा 5 मेंबर, ये रहा एल्कीन के साथ मैथिल, ये रहा मैथिल, और ये रहा एल्कीन, ये रहा एथिल। ऐसे कर लेते हैं। और मुझसे पूछा गया टोटल जीआई सेंटर, मुझसे ये पूछा गया टोटल जीआई सेंटर कितने हैं, काउंट करके बताइए। तो मुझे बताओ, जब मैं जीआई सेंटर की बात करूंगा तो भैया जीआई सेंटर में एक तो ये एल्कीन फंस रहा है, मैथिल अलग, H अलग, ये वाली वैलेंसी यहां तक तो सेम है सर, आगे गए अरे सर इस साइड तो मैथिल है, इस साइड एथिल है, मतलब जस्ट अगल बगल आके नहीं रुकना है, तब तक जाना है जब तक कि आपको चेंजेस ना दिखे। आप ये नहीं करें कि आपने जस्ट देखा अगल बगल और आपको इक्वल दिखे, नहीं बेटा, आपको तब तक जाना है जब तक कि कोई ना कोई चेंज ना दिखे। अगर मान लो चेंज दिखता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर चेंज होगा तो भाई साहब क्लियर दिख जाएगा कि यार ये मैथिल है, ये एथिल दिख रहा है मुझे यहां से, मतलब इस एल्कीन के अबाउट जो कंडीशन थी वो बिल्कुल फुलफिल जा रही है, और जब बिल्कुल फुलफिल जा रही है तो भैया ये तो जीआई शो करेगा। अच्छा बात आई रिंग की, कि यार रिंग में कैसे देखें, तो यार रिंग में तो आपने ये कहा था सर कि वो कार्बन sp3 होने चाहिए, और सर sp3 के साथ उनकी वैलेंसीज अलग होनी चाहिए सर, यही आपने कहा था। ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। तो भाई ये रहा मैथिल, ये रहा छुपा हुआ H, ये रहा एथिल, ये रहा छुपा हुआ H, अरे भाई साहब ये भी जीआई शो करेगा। मतलब यहां पर दो ऐसे सेंटर आ गए जहां जीआई शो कर रहा है। तो आपके पास अगर पूछा जाए टोटल जीआई सेंटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। मान लो आपसे पूछा जाए क्या कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, तो बेटा जब कंपाउंड में एटलीस्ट कोई भी एक सेंटर अगर जीआई शो करता है ना, तो पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है। मतलब यहां पर ये कंपाउंड भी जीआई शो करेगा, और यहां जीआई सेंटर कितने हैं, 2 हैं। अब बताओ क्लियर होता है कि नहीं होता है। अब इसी से रिलेट करता हुआ इन्होंने क्या बोला, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिस तरीके से आपने C डबल बॉन्ड C को कंपेयर किया था साइक्लिक में, क्या सर मैं C डबल बॉन्ड N को भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं N डबल बॉन्ड N को भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ध्यान से देखिए जरा, ये केस तो आपने देख ही लिया, कौन सा, जैसे ये और ये एग्जांपल देखिए, मैथिल अलग छुपा हुआ H अलग, मैथिल अलग छुपा हुआ H अलग, मतलब सर ये जीआई शो करेगा। मान लो इसी जगह पर मैं एक जगह नाइट्रोजन दे देता और ऐसे बना देता, तो भैया नाइट्रोजन का लोन पेयर अलग, H अलग, मैथिल अलग, H अलग, लो भाई साहब ये भी जीआई शो करेगा। और ठीक उसी तरीके से N डबल बॉन्ड N को अगर मैं इस तरीके से सेट करता, तो ये भी मुझे क्लियर पता लगता कि भैया लोन पेयर अलग, H अलग, लोन पेयर अलग, H अलग, मतलब सर ये भी sp3 है, ये भी डिफरेंट ओरिएंटेशन में आ सकता है, मतलब ये भी जीआई शो कर सकता है। मतलब कहानी में सिर्फ C डबल बॉन्ड C को ही नहीं, C डबल बॉन्ड N को भी कर सकते हैं, और N डबल बॉन्ड N को भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब मैं आपको मिक्स एग्जांपल देता हूं, देखिएगा जरा। मिक्स एग्जांपल है जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें हमने सारा ये देख लिया
कि भैया जीआई शो कहां कहां करेगा और जीआई सेंटर कौन कौन से होंगे। पूरे जीआई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने सीख लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं बेटा, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, देखिए यहां क्या है, मान लीजिए मैंने यहां क्या किया है, एक केस देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा बेटा केस को सारे। यहां मैंने एल्कीन लगा दी, यहां मैंने इस तरीके से लगा दिया, यहां एल्कीन लगा दी और ये इस तरीके से लगा दिया। ठीक, आपको बताना है टोटल जीआई सेंटर, आपको बताना है टोटल जीआई सेंटर, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये है टोटल जीआई सेंटर आपको काउंट करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, मैं क्वेश्चन बनाता हूं बहुत जल्दी में। आपको कॉन्सेप्ट पूरा आता है बेटा, बहुत ध्यान से। मैं हर एक चीज को मिक्स कर रहा हूं, एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन, सारी चीजें मिक्स होंगी बेटा, सारी की सारी चीजें मिक्स होंगी। ध्यान से देखिएगा, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा एल्कीन। ठीक, एक और क्वेश्चन बना देते हैं यहां पे। ये रहा 6 मेंबर्ड रिंग, ये रहा 6 मेंबर्ड का एल्कीन, ये रहा N डबल बॉन्ड N, ये रहा C डबल बॉन्ड N, यहां मैंने ये रख दिया और भाई साहब ये एल्कीन रख दी। अब आपको ये बताना है टोटल जीआई सेंटर कौन कौन से होंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखा तो भैया एल्कीन के अबाउट मैथिल अलग, एथिल अलग, ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसी अलग। अरे भैया जीआई शो करेगा। साइक्लो एल्कीन है, 8 से ज्यादा होना चाहिए रिंग मेंबर साइज, तो भैया ये जीआई शो नहीं करेगा। अच्छा, साइक्लो एल्केन में sp3 भी है और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी भी क्या है, अलग है, मतलब सर ये जीआई शो करेगा। बताओ यहां पर टोटल जीआई सेंटर कितने आ गए, यहां 2 सेंटर आ गए। कितने सेंटर आ गए, 2 जीआई सेंटर। ये है खास बात, क्योंकि जब हम टोटल की बात करेंगे ना, तो टोटल में आधा काम आप कर चुके हो, आधा काम यही है जो आपने किया है, आधा और बचेगा जो बता देंगे आपको हम फटाफट। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए इस वाले को ध्यान से देखो जरा, इस वाले को। तो यहां मैंने देखा यार कि यार इस जगह पे एक तो ये कवर कर लेते हैं, सबसे पहले ये वाला। तो पता लगा यार यहां पे तो मैथिल था, छुपा हुआ H होगा, मैथिल है छुपा हुआ H होगा, सर जीआई तो शो करेगा। सर साइक्लो एल्कीन तो जीआई शो नहीं करते हैं सर। फिर C डबल बॉन्ड N का केस पढ़ा था, अरे सर नाइट्रोजन की साइड तो दिक्कत ही नहीं होती है सर, क्योंकि लोन पेयर और वैलेंसी है, वो वैलेंसी कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो है ही। अच्छा सर यहाँ पे, अरे सर ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया यहाँ भी जीआई शो करेगा और यहाँ भी जीआई शो करेगा। मतलब 3 ऐसे सेंटर हैं जहां जीआई शो कर रहा है। जरा इसको देखते हैं। पहले आते हैं एल्कीन पे। ये तो अलग हो गया, छुपा हुआ S दिख रहा है मुझे, अलग है, तो ये तो जीआई शो करेगा। अच्छा, ये नाइट्रोजन से मैं इसे नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया होता तो भैया डबल बॉन्ड वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, sp3 होना चाहिए, और ये रहा वो sp3। नाइट्रोजन के लोन पेयर अलग होंगे, वैलेंसी अलग होगी, मैथिल अलग है ही, H अलग है ही, जीआई शो करेगा। मतलब 2 ऐसे सेंटर हैं जहां जीआई शो कर रहा है। इसे देखकर बताओ कि क्या ये जीआई शो करेगा, और अगर करेगा तो कितने सेंटर हैं जहां से वो जीआई शो करने वाला है। तो पता लगा यार एल्कीन के अबाउट तो जीआई शो नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाइट्रोजन की बात आई तो यार नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, छुपी हुई वैलेंसी H है, लोन पेयर है, छुपी हुई वैलेंसी H है। तो भैया N के साथ अगर मैं ये बात कर लूं, तो आपने ये थोड़ी कहा था वे कंसेक्यूटिव होने चाहिए, वो तो बस sp3 होने चाहिए और वैलेंसी अलग होनी चाहिए, वो तो सब कुछ आ रहा है। मतलब सर यार जीआई शो करेगा, और करेगा तो बताओ यहां कितने सेंटर आने चाहिए जिसके अबाउट जीआई शो कर रहा है, एंड दैट इज 1, एक आना चाहिए। मतलब ये पूरी क्वालिटी आती है जहां हम जीआई को सीखते हैं कि क्या वो जीआई शो कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर अब आते हैं उसके दूसरे पार्ट में, एंड द सेकंड वन इज उसका नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। अब हमारा अगला पार्ट यही है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर जीआई शो कर रहा है तो भैया उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, उसमें नाम कैसे लिखेंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये कैसे लिखेंगे, यही हमें सीखना है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां हम 3 टाइप के नाम सीखने वाले हैं।
सबसे पहला आता है अपने पास सिस ट्रांस। अगर जीआई शो करेगा तो भैया सिस ट्रांस लिख सकते हैं। दूसरा अपने पास आता है, दूसरा नॉमेनक्लेचर आता है अपने पास ई एंड जेड सिस्टम होता है। तीसरा आता है अपने पास जिसे हम बोलते हैं सिन और एंटी। मतलब इस तरीके के हमें नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से सीखने होंगे कि कब हम सिस ट्रांस लिख सकते हैं, कब हम ई जेड लिख सकते हैं और कब हम सिन और एंटी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब आते हैं सबसे पहली बात कि सिस ट्रांस कैसे लिखते हैं, ये हमें सीखना है। तो मुझे बताओ, क्या मेरे पास ये बात कहानी में क्लियर है कि यार सिस ट्रांस शो करने के लिए ऑलरेडी कंपाउंड को जीआई शो करना चाहिए? ऑलरेडी कंपाउंड को क्या शो करना चाहिए? जीआई शो करना चाहिए। अब सुनना सिस ट्रांस की कहानी। सिस ट्रांस क्या होता है? सिस ट्रांस ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एल्कीन कंटेनिंग कार्बन है, अगर मेरे पास एल्कीन कंटेनिंग कार्बन है और एल्कीन कंटेनिंग कार्बन पे कम से कम एक वैलेंसी, कम से कम एक वैलेंसी दूसरे वाले एल्कीन कंटेनिंग कार्बन की कम से कम एक वैलेंसी के साथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। फिर से सुनना, एल्कीन कंटेनिंग कार्बन्स की एटलीस्ट एक वैलेंसी दूसरे वाले की एक वैलेंसी से क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए यहां पर मैंने मैथिल ले लिया और यहां पर मैंने एथिल ले लिया। अब बात आती है सिस और ट्रांस की। तो अगर ये सेम नहीं होंगी ना तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? और अगर सेम मुझे मिल गई और अगर वो ऑपोजिट साइड है, कौन से साइड है? ऑपोजिट साइड है। तो भैया अगर वो ऑपोजिट साइड है तो मैं इसे नाम देता हूं ट्रांस। तो मैं इसे क्या नाम देता हूं? ट्रांस। और अगर वो सेम वैलेंसी, अगर वो सेम वैलेंसी सेम साइड हो जाए, अगर वो सेम वैलेंसी सेम साइड हो जाए तो उन सेम साइड की वैलेंसी को कंपेयर करें और उसके बिहाफ पे लिखें, यहां था एथिल और यहां था मैथिल। तो आप इनको सेम साइड देखकर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हाँ भैया ये सेम साइड है और सेम साइड है, इसका मतलब ये क्या है? ये सिस आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर है। अब बात ये आती है कि सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जो डिफरेंट अरेंजमेंट आप बता रहे थे, वो डिफरेंट अरेंजमेंट यही है कि आपने एल्कीन कंटेनिंग कार्बन में एक बार तो एच को ऑपोजिट रखा और एक बार एच को सेम साइड रखा। मतलब आपने कभी आईयूपीएसी चेंज नहीं किया। आपने आईयूपीएसी कहां चेंज किया? देखो एथिल इधर है, मैथिल इधर है, एचिल, बस आपने उनका अरेंजमेंट चेंज किया। अब बच्चों को यह डाउट होता है कि सर इसको क्या घुमा दिया गया है? तो बेटा इसको घुमाया नहीं गया है, क्योंकि यहां पर हमेशा जो रोटेशन होता है वो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कौन सा रोटेशन होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जब रेस्ट्रिक्शन लगा ही हुआ है, तो भैया कहीं पर अगर रेस्ट्रिक्शन लगा है तो कभी जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो जब मुड़ ही नहीं सकता तो तुमसे कोई बोले कि क्या तुम ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। क्या तुम सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। सिस अलग तरीके से बनेगा, ट्रांस अलग तरीके से बनेगा, लेकिन कभी भी तुम सिस और ट्रांस को कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रोटेशन कैसा होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इसलिए कहानी पूछी जाती है। तो बताओ सिस ट्रांस की कहानी के लिए क्या होता है? वन ऑफ द वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? वन ऑफ द, लिख सकते हैं हम यहां पर एटलीस्ट वन ऑफ द वैलेंसी ऑफ sp2 कार्बन मस्ट बी सेम। और अगर वो सेम है तो भैया अगर सेम साइड है तो सिस है, और अगर वो ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस है। ये कहानी क्लियर होती है। जरा मुझे एग्जांपल बताइएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास इस तरीके से मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। मैं तुमसे जीआई भी पूछूंगा और मैं तुमसे यह भी पूछूंगा कि क्या वो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया इसके लिए कि भैया ये मैथिल है, ये एथिल है, अलग है, ये ग्रुप है, ये छुपा हुआ एच है। क्या तुमको कोई भी एक वैलेंसी ऐसी दिख रही है जो इससे सेम हो? नहीं। तो भैया जीआई तो शो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकता है?
तो भैया सिस ट्रांस शो करने के लिए कम से कम एक वैलेंसी बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इस एल्कीन की। इस एल्कीन में क्या खास बात हुई कि जीआई तो शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि भैया H अलग है, मैथिल अलग है, H अलग है, मैथिल अलग है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जीआई के साथ साथ क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सर सिस ट्रांस शो करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? तो सर एक वैलेंसी का इक्वल होना जरूरी है। मतलब ये H और H ऑपोजिट साइड में है, मतलब ये एग्जैक्टली अगर बात करूं तो एग्जैक्टली ये ट्रांस आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर। ये कहानी निकल के आती है। तो मुझे ये क्लियर पता लग गया कि एल्कीन में हम सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साइक्लो एल्केन में सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक केस में मैं आपको बताऊंगा कि सिस ट्रांस देख रहे हैं तो फिर कैसे देख रहे हैं। इन केस ऑफ साइक्लो एल्कीन, मुझे बताओ साइक्लो एल्कीन में अगर मुझे जीआई शो करना है, साइक्लो एल्कीन में अगर मुझे जीआई शो करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? रिंग साइज कितना होना चाहिए? अभी बताया था मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सही बात है। अब अच्छा बताओ, जरा ध्यान से सुनना जरा, कि अगर मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि भैया बताओ ये सिस है या ट्रांस है, यही पूछा जाता है सिंपल। तो मैं वही वाला केस ले रहा हूं 8 मेंबर्ड वाला, ध्यान से देखना जरा, मैं वही वाला केस ले रहा हूं 8 मेंबर्ड वाला, ठीक है। ये है जिसे मैंने रोटेट किया था। पहली बात, रिंग साइज कितना है? 8 मेंबर्ड है। जब मैंने इसे रोटेट किया था तो याद करो, रोटेट करने पर जो आइसोमर बना था ना, वो एग्जैक्टली ऐसा बना था बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये बना था कुछ इस तरीके से या ऐसे। अब बताओ, जब मैंने सेम वैलेंसी को देखा तो भैया सेम वैलेंसी तो मुझे हाइड्रोजन दिख रही थी, मतलब सर ये जो आइसोमर है ना, ये सिस है, ये जीआई भी शो कर रहा है और ये सिस है सर। लेकिन यहां जो हाइड्रोजन थे, अब वो रोटेट करने से क्या वो ऑपोजिट हो गए? और ऑपोजिट हो गए तो अब तुम मुझे बताओ, क्या ये ट्रांस आइसोमर होगा या नहीं होगा? ट्रांस होगा। मतलब सिस कब होगा? सेम साइड, और ट्रांस कब होगा? ऑपोजिट साइड। जरा एक और फटाफट बताओ जरा, एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से बताइएगा जरा, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, देखिए ये है कुछ इस तरीके से, ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये एल्कीन ड्रॉ करूं और मैं ये एल्कीन ड्रॉ करूं, इन दोनों एल्कीन में मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, क्या ये जीआई शो करेंगे? तो सर बिल्कुल जीआई शो करेंगे, क्योंकि सर रिंग का साइज 8 मेंबर से बड़ा है, ठीक है भाई। क्या सर ये जीआई शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि रिंग का साइज क्या है? 8 मेंबर से बड़ा है। अब बात आती है कि क्या सेम वैलेंसी सेम साइड है? हाँ सर, सेम साइड है। और जब सेम साइड है तो मैं इसे क्या लिख दूं? मैं इसे सिस लिख दूंगा सर। और ठीक उसी तरीके से क्या ये H इधर होगा और ये H इधर होगा, मतलब ये एंटी पोजीशन पे है और एंटी पोजीशन में है सर, तो क्या मुझे इसे ट्रांस लिखना चाहिए? तो अब आपको क्लियर हो गया कि सिस कैसे देखते हैं, ट्रांस कैसे देखते हैं, चाहे वो साइक्लो एल्कीन का केस हो या फिर ओपन एल्कीन का केस हो। अब इसमें तीसरा केस आता है, इन केस ऑफ साइक्लो एल्कीन, इन केस ऑफ साइक्लो एल्कीन, कि भैया इसमें कैसे देखते हैं सिस और ट्रांस, क्योंकि यही क्वेश्चन है छोटे छोटे बेटा, जो पहचानने को बोलेगा और आपसे दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन करने में, इसलिए बहुत ध्यान से सीखने वाली चीज़ है। जब कोई इतना नॉलेज देके तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना काम क्या है? अपना काम है मस्त कॉन्सेंट्रेट होकर सीखो यार, और कोई काम नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको, मस्त होकर सीखो एकदम। तो देखो, जब मैं साइक्लो एल्केन की बात करूंगा तो भैया साइक्लो एल्केन का एक केस ले लो आप। मैंने ले लिया हाइड्रोजन और मैथिल, उसी तरीके से मैंने ले लिया हाइड्रोजन और एथिल। आपने कहा था सर वो 1,2 भी हो सकते हैं, 1,3 भी हो सकते हैं, मतलब सर आपने ये कहा था ये जीआई शो करेगा, बिल्कुल सही सर, जीआई शो करेगा। ठीक बात है।
बताओ ये कार्बन कैसे है, ये कार्बन कैसे है, sp3 है। और sp3 का जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या वो sp3 का रियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक तो अबव द प्लेन होता है। तो मान लिया मैंने इसको अबव द प्लेन बोल दिया, इसको बोलते हैं बेटा अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर। और जिसे हम डैश डैश फॉर्म में लिखते हैं ना, हम उसे बोलते हैं बिलो द प्लेन, हम उसे बोलते हैं बिलो द प्लेन। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में दो वैलेंसी क्या होती है, सेम प्लेन में होती है, और दो कहां होती है, अदर प्लेन में होती है। इसका मतलब सेम प्लेन में तो रिंग वाली है, तो अदर प्लेन में ये वाली होंगी, पक्की बात है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी एक वेज होगा और यहां पर भी एक डैश होगा। अब मान लो मैंने यहां पर हाइड्रोजन और मैथिल रख दिया और यहां हाइड्रोजन और एथिल रख दिया। बताओ ये सिस है या ट्रांस है। तो सर सेम वैलेंसी आपने सेम साइड रख दी है, सेम वैलेंसी सेम साइड रख दी है सर, ये तो सिस आइसोमर होगा। ये कैसा होगा, सिस। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा रिवर्स करता, कैसे, अब मैंने वेज और डैश तो लिया, वेज और डैश तो लिया, लेकिन हाइड्रोजन को यहां रखा, मैथिल को यहां रखा, उसी तरीके से हाइड्रोजन यहां रखा, एथिल यहां रखा। अब बताओ सेम वैलेंसी कहां है, ऑपोजिट साइड। और अगर ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब ये क्या है, ये है ट्रांस। तो कब सिस होगा, कब ट्रांस होगा, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब सबसे पहला पार्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वो जीआई शो कर रहा है। सबसे पहला पार्ट हमें क्या पता होना चाहिए, वो जीआई शो कर रहा है। और अगर जीआई शो कर रहा है तो भैया फिर वो सिस शो कर रहा है या ट्रांस, ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो भैया ये हमारे पास तीनों टाइप मैंने यहां पर कवर कर दिए, जिसमें हमारा एल्कीन कवर है, हमारा साइक्लो एल्कीन कवर है और हमारा साइक्लो एल्कीन कवर है। अब आते हैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पे। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर हमें कहता है ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन, जरा समझते हैं बेटा, क्योंकि ये कभी कभी आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर में डायरेक्ट पूछता है। ई और जेड का कुछ एक लैटिन नेम होता है जिसका सिंपल सा मतलब है, ई का मतलब है ऑपोजिट साइड, ई का मतलब है ऑपोजिट साइड, और जेड का मतलब है सेम साइड। ई का मतलब है ऑपोजिट साइड और जेड का मतलब है सेम साइड। मतलब ई कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब चीजें ऑपोजिट साइड लगी हो। जेड कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब चीजें सेम साइड लगी हो। अब अगर मुझे यह पता लग जाए कि वो कौन सी चीजें हैं, तो भाई काम क्लियर हो जाएगा। तो यहां मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं बेटा, उस रूल का नाम है CIP रूल। CIP रूल। यहां पर CIP रूल क्या कहता है, CIP रूल यह कहता है बेटा कि जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट की, एटॉमिक नंबर नहीं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट की। मतलब मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आपको चीजें सेलेक्ट करनी होंगी। अगर वो सेलेक्टेड चीजें सेम साइड है तो जेड, अगर वो सेलेक्टेड चीजें ऑपोजिट साइड है तो ई। अब बात आती है कि सर वो सेलेक्ट कैसे करें, सेलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सिंपल है, देखो जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C है, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। हमें क्या करना होता है, बिल्कुल जीआई की तरह सोचना है। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि क्या ये जीआई शो कर रहा है, तो आपका आंसर है हाँ, बिल्कुल जीआई शो कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन अलग है, ब्रोमीन और आयोडीन अलग है। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ यार, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है तो क्या सर चारों का आपस में करना है, नहीं बेटा। sp2 के एक कार्बन को अलग चेक करो, दूसरे को अलग चेक करो। फ्लोरीन और क्लोरीन में बताओ किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, क्लोरीन का। ब्रोमीन और आयोडीन में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, आयोडीन का। इट मींस इज अ जेड आइसोमर। ये कैसा है, जेड आइसोमर। बस खत्म। मतलब आपको क्या चेक करना होता है, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना होता है। जैसे, क्योंकि यार एक बात सोच के देखो, तुम साला सिस ट्रांस लिख नहीं सकते, ई जेड बना भी किसके लिए, इन्हीं सब के लिए, कि तुम सिस ट्रांस तो लिख नहीं पा रहे हो, फिर लिखोगे क्या यार, क्या लिखोगे इसको। मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, कोई और कॉन्फ़िगरेशन। और वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिख सकते हैं, ई और जेड।
बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पर देखिएगा नेक्स्ट केस के बारे में। मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, यहां मैंने NH2 लगा दिया, यहां मैंने OH लगा दिया, ठीक, यहां मैंने Cl लगा दिया, यहां मैंने CH3 लगा दिया। अब बात आती है कि इसमें करें तो कैसे करें। तो एक और चीज ऐड करता हूं, फर्स्ट कम फर्स्ट विन। जो पहले आएगा, जो पहले जीतेगा, वही पूरा गेम जीतेगा। कहने का क्या मतलब हुआ सर? कहने का मतलब यह हुआ कि अब आपको टोटल NH2 नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। आगे बिल्कुल मत देखो, ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। खत्म कहानी, ऑक्सीजन जीत चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। पूरा CH3 नहीं भैया, डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, क्लोरीन। डायरेक्ट कौन है, कार्बन। कहानी खत्म, क्लोरीन जीत चुका है। मतलब ये कैसा आइसोमर होगा, ये E आइसोमर होगा। कैसा आइसोमर होगा, ये E आइसोमर होगा। मतलब आपको सबसे पहले ये नहीं चेक करना होता कि पूरा मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन ने बोलता है CIP रूल को। CIP रूल किसके लिए बना है, डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, यहां मैंने रख दिया COOH, ठीक, और यहां मैंने रख दिया OH। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक उसी तरीके से यहां मैंने रख दिया NH2 और यहां मैंने रख दिया CHO। अब सोच के देखो कि अगर मैं चेक करता यार ये E है या Z है, तो मैं पूरे मॉलिक्यूलर वेट को नहीं चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, तो भैया कार्बन है। डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, तो भैया ऑक्सीजन है। डायरेक्ट कौन है, तो भैया नाइट्रोजन है। डायरेक्ट कौन है, तो कार्बन है। अरे भैया कार्बन और ऑक्सीजन, मैं क्यों O पे जा रहा हूं, डायरेक्ट कौन है, कार्बन। क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन यहीं पे जीत चुका है। जो पहले जीत गया वो जीत गया, बाद में क्या लगा है उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। यहां देखो, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन था, डायरेक्ट कार्बन था, खत्म, जीत चुका है। आंसर इज ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। क्या आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि किस तरीके से यहां पर E और Z हम यहां पर सीखते हैं? ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा। E और Z में कुछ और पॉइंट है। एक पॉइंट यहां ये आता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड का केस हो, किसका केस हो, मल्टीपल बॉन्ड का, तो मल्टीपल बॉन्ड को चेक करने का एक अलग सा तरीका होता है बेटा। मल्टीपल बॉन्ड को चेक करने का एक अलग तरीका होता है। वो तरीका ये कहता है कि अगर मान लीजिए मुझे C ट्रिपल बॉन्ड C में और C डबल बॉन्ड C में कंपेयर करना हो कि बता कौन जीतेगा, क्योंकि यार अगर मैं ये केस ले लेता, मान लो ये इधर C डबल बॉन्ड C है, इधर C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब प्रॉब्लम ये फंसती है कि यार मैं इनको चेक कैसे करूं, दोनों तो C और C है, आगे बढ़ूंगा तो फिर C आ जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं चीजों में कंफ्यूजन है, और जब ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या निकला है, इनके लिए सॉल्यूशन निकला है ब्रेकिंग मेथड। इनके लिए सॉल्यूशन क्या है, ब्रेकिंग मेथड। ब्रेकिंग मेथड किसके कहता है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, जरा समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसको। ब्रेकिंग मेथड ये कहता है कि मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड C है और मुझे इसे कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा सिंगल बॉन्ड में। और सोचो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या मुझे 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, ये इसको बोलेगा, एकदम देहाती लैंग्वेज में आ जाओ, एकदम देहाती लैंग्वेज देखो, ये इसको बोलेगा कि कार्बन 3 बार कार्बन से जुड़ा है। भैया इसको तो यही बोलेगा ना कि कार्बन जो जुड़ा है ना वो 3 बार जुड़ा है, और यहां कार्बन तो 1 ही बार जुड़ा है। मतलब ये इसकी कहानी को पूरा करने के लिए अगर 1 बॉन्ड तोड़ता है तो उसे 1 कार्बन लगाना पड़ेगा, 1 बॉन्ड और तोड़ा था 1 कार्बन और लगाना पड़ेगा। क्या अब ये कह सकता है कि भैया मैं भी 3 कार्बन से जुड़ा हूं? ये क्या कह रहा था कि कार्बन से मैं 3 बार जुड़ा हूं। इसने बोला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो भैया 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि भैया ये बोलेगा कैसे, ये बताएगा कैसे कि मैं किससे जुड़ा था। तो ये बोला कि भैया जितने बॉन्ड तोड़ोगे सामने वाले की वैलेंसी को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, 1 को तोड़ा था 1, 1 को तोड़ा था 1। इसका मतलब इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पर ये एक सोच है बेटा, ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक सोच है बस, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। मान लो C डबल बॉन्ड C है,
तो जब C डबल बॉन्ड C आता है ना, तो भैया इसका मतलब तुमने जब सिंगल बॉन्ड में तोड़ा होगा तो एक बॉन्ड तोड़ा है, तो क्या इसकी वैलेंसी को तुम्हें जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। मतलब तुम C डबल बॉन्ड C को कैसे लिख सकते हो? ऐसे। ठीक उसी तरीके से मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड O होता और मुझे इसे तोड़ना है, तो मैं C सिंगल बॉन्ड O करता, तो भैया कार्बन कहता कि मैं 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा था, यहां तो एक ही है, बोले भैया ये लो। ऑक्सीजन बोलता भैया मैं 2 बार कार्बन से जुड़ा था, बोले भैया ये लो। मतलब ये है तरीका तोड़ने का। ठीक उसी तरीके से मान लो मुझे C ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ना होता, तो मैं C सिंगल बॉन्ड N लिखता, कार्बन को 2 N देता और नाइट्रोजन को 2 कार्बन देता। हर एक लाइन में वो बिल्कुल सही बैठते जैसा वो कहना चाहते हैं। अब बताओ क्या इसकी रियल कहानी में जब तुम E और Z देखोगे, अब रियल कहानी में क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C था भैया, C डबल बॉन्ड C को तोड़ा था तो भैया ये बन गया। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा था तो भैया अब ये कहानी अपने को समझ में पूरी आ गई है, ऐसे था। और यहां था मेरे ख्याल से फ्लोरीन और क्लोरीन। इसमें तो दिक्कत ही ना है, क्लोरीन जीत चुका है। इसे देख के बताओ, बोलेगा कार्बन से 2 कार्बन है लेकिन कार्बन से 3 कार्बन है, जीत गया नीचे वाला, पहले ही जीत गया। अब बताओ सेम साइड है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? जेड आइसोमर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जेड आइसोमर। अब आपको पूरी कहानी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। देखो और देखो जरा, मान लो मेरे पास एक ऐसा केस आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक ऐसा केस आ जाए जहां पर मैंने इसे तो C डबल बॉन्ड C लिया है और इसे मैंने ये लिया है, ठीक, और यहां मैंने फ्लोरीन लिया है और क्लोरीन लिया है। अच्छा, ऐसे केसेस में तुम्हें यह लग रहा होगा सर इसको तोड़ोगे तो यही बन जाएगा, ये तो GI शो नहीं करना चाहिए। बेटा वो एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग थी जो हमने चीजों को कंपेयर करने के लिए किया था। यहां पर रियल कौन है? ये रियल है। और जब तुम इसे ब्रेक करोगे तब जाके वो इस तरीके से बनेगा। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। ये कैसी है? हाइपोथेटिकल। और हाइपोथेटिकल और रियल में कौन जीतता है? तो बेटा सच्चाई हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। तो अब बताओ यहां कौन सेलेक्ट होगा? ये। यहां कौन सेलेक्ट होगा? ये। द आंसर इज जेड। अगर गलती से तुमने ऊपर वाले को बराबर कर दिया, बोला इसमें तो निकाल ही नहीं सकते, तो बस खत्म, वही गेम खत्म। मतलब अब तुम्हारे पास ये सारे केसेस खत्म हो गए जहां पर तुम E और Z भी देख सकते हो, जहां तुम सिस और ट्रांस भी देख सकते हो। अब अपने पास तीसरा आता है, तीसरा है अपने पास सिन और एंटी। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो ऑक्साइम बना कैसे होगा। यहां पर ये केस आएगा कि ऑक्साइम बनता कैसे है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखिए सिन और एंटी का केस कैसा आता है बेटा? एक्चुअल में रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, या तो एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी या फिर कीटोन की रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। किसके साथ रिएक्शन होती है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर मैं इस पूरे को ध्यान से देखूं तो हाइड्रोक्सी मतलब OH, अमाइन मतलब NH2, मतलब रिएक्शन होती है NH2OH के साथ। किसके साथ रिएक्शन होती है? NH2OH के साथ। सेम यहीं पर यहां भी होता है, NH2OH के साथ रिएक्शन होती है। कीटोन मतलब कहीं ना कहीं कोई वैलेंसी होगी, R1 है और भैया R2 है, और यहां पर क्या है? R1 है और CHO है, मतलब हाइड्रोजन एक साइड होगा ही होगा, हाइड्रोजन एक साइड होगा ही होगा। अब क्या होता है? अब जब रिएक्शन होती है ना तो वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वाटर। अब वो वाटर रिलीज करने का तरीका समझना जरा। वाटर रिलीज करने का जो तरीका है ना, वो तरीका कुछ इस तरीके से आता है। देखो, इसका तो ऑक्सीजन जाता है और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जाता है, इसका तो ऑक्सीजन जाता है और नाइट्रोजन का H2 जाता है, मतलब टोटल क्या निकलता है? वाटर। अब जो बनेगा ना वो बनेगा R1 C डबल बॉन्ड, पूरी वैलेंसी नाइट्रोजन को चली जाएगी, OH लगा हुआ था, लोन पेयर ये था और ये यहां H दे रखा था। याद करो C डबल बॉन्ड N के साथ OH, क्या यही ऑक्साइम था? यही क्या था? ऑक्साइम। इसका मतलब अगर ये एल्डिहाइड से मिलकर बना है तो भैया ये एल्डोक्साइम है। कैसा ऑक्साइम है? एल्डोक्साइम। और अगर ये कीटोन से मिलकर बना है तो भैया कौन सा ऑक्साइम है? कीटोक्साइम है। कौन सा ऑक्साइम है? कीटोक्साइम। मतलब यहां भी वाटर रिलीज होगा और ये रहा R1, ये रहा R2,
डबल बॉन्ड N, लोन पेयर और OH। बताओ ये क्या होगा? कीटोन है, मतलब कीटोक्साइम है। कोई कह रहा होगा सर आपने R1 R2 क्यों लिया? R1 R1 ले लेते। बेटा GI शो करना है। GI शो करने के लिए कार्बन के साइड दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। इसी तरीके से यहां एक R1 था, यहां तो H होगा ही होगा। H तो R1 से अलग होगा ही होगा। कार्बन कभी H के बराबर हुआ है क्या? मतलब अलग है ही। मतलब एल्डोक्साइम है और कीटोक्साइम है। अब मैं तुम्हें नाम लिखना सिखाता हूं, किस तरीके से एल्डोक्साइम का नाम लिखते हैं और किस तरीके से कीटोक्साइम का नाम लिखते हैं। देखिएगा जरा, जब हम बात करते हैं किसकी? एल्डोक्साइम की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? एल्डोक्साइम की। तो एल्डोक्साइम के केस में क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए कि CH3 है, यहां N था, लोन पेयर है और OH है, और यहां H है। तो इन केस ऑफ एल्डोक्साइम हम देखते हैं H और OH की पोजीशन। किसकी पोजीशन? H और OH की पोजीशन। याद कैसे रखोगे? हो सकता है तुम्हें यह याद हो जाए कि लोन पेयर का देखते थे या H का देखते थे। भाई इतना तो तुम्हें याद रहेगा कि H के साथ देखना है, लेकिन हो सकता है तुम भूल जाओ कि लोन पेयर के साथ देखते थे या OH के साथ देखते थे। तो यार ऑक्साइम, ऑक्साइम मतलब वर्ड में क्या आ रहा है? O आ रहा है ना। ऑक्साइम मतलब OH के साथ देखते थे। किसके साथ देखते थे? OH के साथ। तो बताओ अगर ये OH और H सेम साइड है, अगर ये OH और H सेम साइड है तो बेटा सेम साइड को हम बोलते हैं सिन। क्या बोलते हैं? सिन। और अगर मान लीजिए यही एल्डोक्साइम कुछ ऐसा होता, CH3H डबल बॉन्ड N, ये OH होता और ये लोन पेयर होता, तो अब ये कहाँ है? अब ये ऑपोजिट साइड है। और जब अब ये ऑपोजिट साइड है तो बेटा ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं एंटी। एंटी मतलब बोलते नहीं कि एक दूसरे के विपरीत है, एंटी है। तो एंटी मतलब ऑपोजिट साइड। ठीक। अब बात आती है कि सर चलो एल्डोक्साइम तो बिल्कुल सिंपल हो गया, क्योंकि आपको क्या देखना है? H और H। लेकिन जब मैं कीटोक्साइम की बात करूंगा तो भैया कीटोक्साइम में तो H ही नहीं है, और H ही नहीं है तो फिर कैसे देखोगे यार? कीटोक्साइम कैसे देख पाओगे? तो यहां क्या करते हैं, यहां अपने पास कीटोन तो होगा, कीटोन के साथ ऑक्साइम भी बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैसे बना होगा। मान लो ये CH3 है, ये फेनिल है, और ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है और ये OH है। अब समझना जरा, ऐसे केसेस में आप सिन भी लिख सकते हो और आप एंटी भी लिख सकते हो। क्या बोला मैंने? आप सिन भी लिख सकते हो और आप एंटी भी लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा। भैया ऑक्साइम है ना, ऑक्साइम मतलब ही क्या हुआ? ऑक्साइम मतलब ही क्लियर सुनने में आता है OH। ऑक्साइम से एक ही वर्ड समझ में आता है OH। मतलब अगर मेरे पास मैं OH के लिए सिन लिखना चाहता हूं तो भैया सिन का मतलब क्या था? सेम साइड। बताओ OH के सेम साइड कौन है? फेनिल। मतलब पहला नाम आता फेनिल, फिर कौन लगा हुआ है? मिथाइल, और फिर मैं लिखता कीटोक्साइम। फिर मैं क्या लिखता? कीटोक्साइम। अगर मान लो मुझे सिन नहीं एंटी लिखना होता, अगर मुझे सिन नहीं एंटी लिखना होता तो बताओ OH के ऑपोजिट साइड कौन है? मैथिल। मतलब पहला नाम आता मिथाइल, दूसरा नाम आता फिनाइल, और फिर आता कीटोक्साइम। मतलब यह है तरीका किसी भी कीटोक्साइम के सिन और एंटी लिखने का। मतलब आप सिन भी लिख सकते हो और आप एंटी भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए सर मेरे पास लिखा हुआ है फेनिल HC डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH। क्या ये एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? फटाफट बताओ जरा। दिख रहा है भाई H है, मतलब एल्डोक्साइम है। ये लिखा मैंने C2H5, ये लिखा मैंने CH3, ये मेरे पास नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये OH। मतलब इसमें सिन भी लिखना है और इसमें एंटी भी लिखना है। इसमें सिन भी लिखना है और इसमें एंटी भी लिखना है। पहले आते हैं इस पे। यार एक बात बताओ, ऑक्साइम है, ऑक्साइम मतलब OH, तो भैया OH और H सेम साइड है। ओ भाई साहब सेम साइड है, मतलब ये क्या होंगे? सिंपल है, ये क्या होंगे? सिन होंगे। खत्म। दूसरे एग्जांपल में जब मुझे कंपेयर ही OH के साथ करना है तो भैया सिन लिखोगे तो सेम साइड कौन है? मिथाइल। मतलब पहला नाम क्या आएगा? मिथाइल, फिर क्या आएगा? इथाइल,
और फिर क्या आएगा, कीटोक्साइम, क्योंकि कीटोन था। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एंटी लिखता, तो अगर मैं एंटी लिख रहा हूं तो OH के एंटी कौन है, OH के एंटी कौन है, दिख रहा है भैया, एथिल है। मतलब पहले नाम आता इथाइल, फिर आता मिथाइल, और फिर आता कीटोक्साइम। ये नाम होता किसका, ये नाम होता अपना कीटोक्साइम के नॉमेनक्लेचर का। मतलब ये तरीका होता है नाम लिखने का। तो आपने क्या सीखा अभी, आपने कहीं ना कहीं जीआई देख लिया कैसे देखते हैं, जीआई का नॉमेनक्लेचर देख लिया कैसे देखते हैं, सारे देख लिया आपने। अब एक लास्ट पार्ट इसमें जीआई में बचता है, कैलकुलेट टोटल जीआई। क्या बचता है, कैलकुलेट टोटल जीआई। अब हम उसी पार्ट पे आने वाले हैं, कैलकुलेशन पे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान देना, जरा ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। छोटा सा पार्ट है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा ये, देखिएगा। इसके दो पार्ट आते हैं यहां पर। पहला पार्ट आता है when compound is unsymmetrical, when compound is unsymmetrical। अगर मेरे पास कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो क्या कंडीशन होती है। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ कि भैया सिंपल है, एक प्लेन ड्रॉ किया, दोनों की सिमेट्री नहीं आ रही, तो मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये कैसे चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं बेटा, टोटल जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n। मैंने 2 की पावर n क्यों लिखा, मैंने 2 की पावर n इसलिए लिखा क्योंकि हर एक चीज कहीं ना कहीं दो फॉर्म में आ रही है, या तो सिस ट्रांस आ रही है, या EZ आ रही है, या सिन एंटी आ रही है, मतलब पेयर में आ रही है। और ऐसे n टाइम्स आ जाएं तो 2 की पावर n ही तो होगा। इसका मतलब सर ये जो n आप बताना चाह रहे हो, क्या ये n GI सेंटर है? बिल्कुल सही बात है, यहीं से समझ में आता है कि ये n क्या है, GI सेंटर है। एक सेंटर के अबाउट या तो सिस ट्रांस होगा, या तो EZ होगा, या तो सिन एंटी होगा। ऐसे ही n सेंटर हुए तो सबके अबाउट 2 2 2 2 2, तो कैसे लिखोगे इसको, 2 की पावर n। इसीलिए 3 की पावर n नहीं, 4 की पावर n नहीं, किसकी पावर n, 2 की पावर n। अब आते हैं जरा कि सर आप कौन से एग्जाम्पल को बताना चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है, मान लीजिए क्या मैं 20 से कोई भी प्लेन ड्रॉ करूं तो दिख रहा है यार इस साइड तो कार्बन नहीं, इस साइड है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। कैसा है, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल में हम क्या करते हैं, 2 की पावर n लगाते हैं, वेयर n इज GI सेंटर। बताओ ये GI शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अब तो देखना भी आ गया है। क्या ये GI शो करेगा, नहीं भैया, टर्मिनल है, 2 H हैं, GI शो नहीं करेगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बताओ 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो या तो सिस ट्रांस होगा, और मेरे ख्याल से दिख रहा है सिस ट्रांस, क्यों, वन ऑफ द वैलेंसी सेम है, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, तो सिस ट्रांस हो सकता है। क्लियर बात है, ये कहानी आती है इसमें। अब मान लो यहीं पर एक थोड़ा सा अलग सा एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दूसरे केस को मैं इंक्लूड करने वाला हूं। पहला केस तो मुझे पूरी तरीके से क्लियर है कि पहले केस में हम क्या कहते हैं कि अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो सिंपल है, 2 की पावर n, खत्म। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, when compound is unsymmetrical की जगह मैं यहां करना चाहता हूं symmetrical। when compound is symmetrical, तो कंपाउंड जब सिमेट्रिकल होता है ना, जैसे मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, देखो 20 से आप प्लेन ड्रॉ करो, आपको दिख रहा है जो इधर है वो इधर है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है। ये मतलब होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का। तो ऐसे केसेस में बेटा दो चीजें होती हैं, या तो n इवन होगा, या तो n ऑड होगा। दो चीजें हो सकती हैं, और दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको यहीं याद करा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। बस एक बात समझो कि सर आपने ये अलग फॉर्मूला क्यों किया, आपने 2 की पावर n क्यों नहीं लगाया। देखो जरा, अगर मान लो मैं इसके अबाउट सोचता तो मैं सोचता कि सिस बन सकता है, ये भी सिस बन सकता है, शायद ये ट्रांस बन सकता था, तो ये भी हो सकता है ट्रांस बन गया हो। कंडीशन ले रहा हूं मैं, अगर ये सिस हो
और ये ट्रांस हो, या फिर ये ट्रांस हो और ये सिस हो। अगर तुम ध्यान से देखो ना बेटा, तो तुम्हें ये दोनों कंडीशन लास्ट वाली कॉमन कंडीशन दिख रही है, क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल है। अब जब कॉमन कंडीशन है तो मैं 2 की पावर n लिख के ज्यादा कैसे लिखूंगा, रिपीट हो जाएंगे ना चीजें। तो क्या मुझे 2 की पावर 2 लिख के 4 लिखना चाहिए? नहीं, एक्चुअल में यहां कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। क्यों? इधर का सिस इधर का ट्रांस, या फिर इधर का ट्रांस इधर का सिस, बात तो एक ही है ना। आईयूपीएसी तो दोनों तरफ से लिख सकते हो क्योंकि सिमेट्रिकल है। यही रीजन है कि मैं यहां पर ऐसे केसेस में 2 की पावर n नहीं लगाता हूं। अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी क्यों ये अलग फॉर्मूला है। अब अलग है तो भैया इवन के लिए क्या है, ऑड के लिए क्या है। अच्छा, चीजें 2 की पावर n से तो कम बनेंगी, ज्यादा तो नहीं बनेंगी। अब चीजें 2 की पावर n से कम बनेंगी, इसीलिए सबसे पहला पार्ट आता है 2 की पावर n-1। दोनों के दोनों में 2 की पावर n-1। पहला पार्ट मुझे याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि मैंने चीजों को समझ के याद किया है। क्या समझा? कि यार 2 की पावर n तो वो मैक्सिमम नंबर है जो आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां मुझे पता लग रहा है कि चीजें कॉमन बन रही है। कॉमन बन रही है मतलब कहीं ना कहीं चीजें रिपीट हो रही होंगी, और जब चीजें रिपीट हो रही हैं यार, तो चीजें कम बननी चाहिए ना। और कम कब बनेगी? 2 की पावर n-1 में कम बनेगी। इसीलिए पहला पार्ट आता है 2 की पावर n-1। अब दूसरा पार्ट क्या आता है? इवन है। अच्छा, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए आता है 2 की पावर n/2-1। और यहां आता है ऑड, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, इसीलिए n+1 डिवाइड बाई 2-1। याद करना बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। एक बार समझ लिया ना तो याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? मुझे पता था कि वो चीजें कम बना रहा है, तो 2 की पावर n-1 तो दोनों में आएगा। अगर इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, और ऑड 2 से डिवाइड तो नहीं होता, इसलिए एक जोड़ के किया। किसी ने कहा सर एक घटा के क्यों नहीं किया? अरे भैया फॉर्मूला बनाना था यार, तुम्हें याद कराना है, इसलिए याद कराने के लिए बता रहा हूं मैं। तुम उसमें भी ज्ञान दोगे तो गलती है ना भाई। 2 की पावर n/2 क्यों किया? क्योंकि इवन है, 2 से डिवाइड होता है। यहां 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 2 की पावर n+1 डिवाइड बाई 2-1। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब आते हैं खूब सारे एग्जाम्पल पे। देखिए, सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमने लिखा था। बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो सर ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। अच्छा सर सिमेट्रिकल है तो भैया n क्या है? n इवन है या ऑड है? सर इवन है। इवन का फॉर्मूला था सर, वो कम तो बनता था लेकिन 2 से डिवाइड भी होता है, मतलब ये रहा होगा। अच्छा n कितने हैं? तो n सर 2 है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये भी GI शो करेगा और ये भी GI शो करेगा। तो ये क्वेश्चन तो क्लियरली समझ में आया। अब बस मुझे वैल्यू रखनी है। 2 की पावर n-1 2-1 हो गया। 2 की पावर 2/2 मतलब 1 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब 2 + 1 कितना आ गया? 3। देखो सॉल्व किया था तब भी 3 आया था। इसी तरीके से अपन एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए ध्यान से, ये है नाइट्रोजन है, C है, ये नाइट्रोजन है। जरा देखो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? दिख रहा है अनसिमेट्रिकल है, दिख रहा है अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल है तो बता दो भैया कितने बनने चाहिए, बिल्कुल फटाफट बता दो। एक तो सर ये दिख रहा है n बनेगा, चेक किया था। ये तो सर नहीं होगा, टर्मिनल है। टर्मिनल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कभी दिक्कत देता नहीं है सर, क्योंकि लोन पेयर और वैलेंसी अलग अलग है। सर ये भी शो करेगा और सर ये भी शो करेगा। n की वैल्यू आ गई 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 8 मत लिख देना, मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर है वो। ये देखो जरा, बताओ जरा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, दिख रहा है आपको? सिमेट्रिकल है मतलब चीजें क्या है? सिमेट्रिकल है। n देखो जरा, n दिख रहा है मुझे, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और ये तो मत ही भूलना भैया क्योंकि sp3 वाला केस सर आपने बताया था अलग से। तो n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 मतलब ऑड है। अच्छा सिमेट्रिकल में कम तो बनता था लेकिन ऑड है, तो सर आपने बताया था एक जोड़कर डिवाइड कर देना, -1। वैल्यू रखो जरा फटाफट, n की वैल्यू कितनी थी? 3। वैल्यू रखो तो आपको दिख रहा होगा वैल्यू रखने पर 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 3 + 1 4, 4/2 2,
यही आना चाहिए, सही बात है। 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1। द आंसर इज 4 यहां से है बेटा, 2 यहां से है, 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 4 + 2 कितने हो गए, 6। मतलब ये तरीका है किसी भी जीआई को निकालने का। बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट देखिएगा जरा। गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ठीक, जरा फटाफट देखते हैं। एक सेंटर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सर, जो कि बड़ा फेमस हो चुका है, और वो है मेरे पास साइक्लोएल्कीन, क्योंकि रिंग का साइज 8 से बड़ा है। सर ये वाला तो जिंदगी में कभी शो नहीं करेगा, ये भी शो करेगा और सर ये भी शो करेगा। सर क्या कोई छूट रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई छूट रहा है। sp3 वाला केस सर ये है जो छूट रहा था, मतलब सर n की वैल्यू 4 है, और सर ये सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल है सर, इसका मतलब सर सिंपल हो गया सर, यहां पर 2 की पावर 4, आंसर इज 16। ये है कहानी। मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने तीनों पार्ट कंप्लीट किए। पहला, जीआई कहां कहां शो करता है, देखो कितना बड़ा यूज आया। इसीलिए मैं कह रहा था कि आराम से लास्ट तक वेट करना है, तब जाके क्लियर हो जाती हैं चीजें। लास्ट तक नहीं देखोगे ना तो क्लियर नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। ठीक है, लास्ट तक देखना है बस आपको। अब जीआई में नाम लिख लिया, नाम के बाद अब क्या लिख लिया, टोटल जीआई काउंट करना सीख लिया। अब इसका जो अगला पार्ट आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि सर अगर जीआई शो कर रहा है तो बताओ सर सिस ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आता है कि सिस ट्रांस देखना आ गया, तो फिर पता लगा कि सर इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर। फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फिर सर डाइपोल मूवमेंट क्या होगा सर। तो मतलब ये सारी कहानी मिलकर एक फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है, जिससे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में बहुत पूछता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के पार्ट को जरूर समझें, क्योंकि उसके क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर आते हैं बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस एल्कीन। सबसे पहला पार्ट आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को मैं म्यू से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? म्यू से। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने ये लिया CH3, ये लिया हाइड्रोजन, ये लिया मैंने CH3, ये लिया मैंने हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर ये जो मैथिल है सर, तो सेम साइड है, मतलब सर ये क्या है, सिस है सर, ये क्या है, सिस है सर। अच्छा, अगर मैं यही ट्रांस की बात करूं तो C डबल बॉन्ड C है, CH3 है, इधर S दे दिया, इधर CH3 है, इधर H दे दिया। अब बात आती है कि सर चलो सिस ट्रांस तो सर पहचानना आपने सिखा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये डाइपोल मूवमेंट कैसे निकाले सर। तो ध्यान से देखना, डाइपोल मूवमेंट का सिंपल सा मतलब होता है टोटल नेट चार्ज। नेट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, नेट चार्ज को। तो जरा ध्यान से देखियो, ये था मैथिल जो कि sp3 में, ये था sp2 में। बताओ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, हम सबको पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। कहां से कहां की तरफ होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और हमको यह भी पता है सर कि सर sp जो है ना वो En में सबसे तगड़ा होता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है। देन sp2 आता है सर, देन sp3 आता है सर। ठीक है भाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन sp2 और sp3 में लेस से मोर जा रहे हैं, मतलब सर ये जा रहे होंगे सर। और ठीक उसी तरीके से लेस से मोर जा रहे हैं सर, मतलब ये जा रहे हैं। तो मिलकर कहीं ना कहीं म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है। तो बताओ सिस में म्यू कैसे निकाला? क्या क्लियर होती है बात? अब आती है ट्रांस में बात, कि सर जब ट्रांस में देखा तो ये था लेस En, ये था मोर En। भैया ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भैया sp3 है। तो बताओ लेस से मोर और लेस से मोर, क्या ये इक्वल एंड ऑपोजिट है? इक्वल एंड ऑपोजिट है तो क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? और क्रॉस करेंगे तो बताओ नेट चार्ज कितना आ गया? 0। 180 डिग्री। याद करो, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, फिजिक्स में किया हुआ है, बेसिक मैथ्स में। तो ये वही पार्ट है। तो बताओ ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 0 होता है। तो कभी रटो नहीं, तुरंत जो क्वेश्चन बोले नेट चार्ज निकाला और भैया
वैल्यू रख दी, खत्म। और तुमसे वो यही पूछेगा, या तो म्यू 0 होगा या तो म्यू नॉन जीरो होगा, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। और यहां कुछ वर्ड आते हैं बेटा, जब कोई चीज नॉन जीरो है तो बताओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज है, मतलब कोई ना कोई पोलैरिटी है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर। और अगर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो हो सकता है तुमसे ये पूछ ले कि बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आता है पोलैरिटी। वही सेम कहानी है, वही सेम कहानी। जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोलैरिटी होगी, खत्म। तो ये कहानी पूरी तरीके से क्लियर होती है कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। बात समझ में आ गई? अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूं जिसमें सिस और ट्रांस थोड़ा तुम गड़बड़ करोगे। देखो करते हैं, बढ़िया एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है, ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है। वरना लोग क्या सोचते हैं ना कि यार सिस में तो नॉन जीरो होता है, ट्रांस में जीरो होता है, लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। देखो ध्यान से देखो, ये था C डबल बॉन्ड C, ये Cl है, ये Cl है, ये H है, ये H है। क्या मुझे यहां पर एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये तो भैया दिख रहा है सिस है, ये तो क्या है, सिस है क्योंकि दिख रहा है प्रॉपर्ली। और ये क्या है, ये है अपने पास ट्रांस क्योंकि ऑपोजिट साइड है। तो यार सिस और ट्रांस में ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहां मूव करेंगे, लेस En से मोर En। तो मुझे बताओ कि हैलाइड की En तो ज्यादा ही होती है डबल बॉन्ड से, मतलब लेस से मोर की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से मूव करेगा और ये इस तरीके से मूव करेगा, कहीं ना कहीं नेट चार्ज थोड़ा बहुत तो आएगा, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कंफर्म है। मान लो इसको मैंने म्यू 1 बोल दिया। और यहां देखो ध्यान से, ये रहा लेस, ये रहा हाई। तो भैया लेस से मोर, और ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखना, लेस से मोर। क्या ये कहीं ना कहीं इक्वल और ऑपोजिट है? देखो ध्यान से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने कहीं ना कहीं एक पोलर क्वांटिटी को और कहीं ना कहीं लेकर चले थे। तो बताओ ये वाले केस में भी अगर मैं डाइपोल मोमेंट को देखूं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अब कहानी में एक चीज समझ में आई कि यहां पर भी म्यू क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हम पोलैरिटी और नॉन पोलर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अगला पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट। एक सिंपल बात बताता हूं तुमको बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कहीं ना कहीं मीडियम क्या होगा, एक्वस मीडियम। ध्यान से देखना क्योंकि यहां गलती होती है बेटा। एक्वस मीडियम है, इसका मतलब प्रेजेंस किसकी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। और बताओ वाटर के साथ अगर कोई सॉल्युबल होगा तो भैया वाटर तो पोलर है ना, तो बताओ पोलर लाइक्स पोलर और नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। यही तो कहता है लाइक सॉल्युबिलिटी लाइक सॉल्वेंट लाइक सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट, यही तो बात होती है। मतलब नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट, ये कहानी में अपने रहता है। मतलब क्या हुआ कि सोचो अगर तुमने इसको सिस के साथ कंपेयर किया होता तो भैया सिस क्या है ना, सिस पोलर है। क्यों? अभी तुमने देखा था कि CH3 है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो लेस से मोर की तरफ जाएंगे और ये भी लेस से मोर की तरफ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं म्यू होगा और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ट्रांस की बात करता तो बताओ लेस से मोर ये हो गया और लेस से मोर ये हो गया, तो भैया कहीं ना कहीं म्यू क्या है, 0 है। और 0 है मतलब नॉन पोलर है। तो बताओ जब मैं इसके साथ सॉल्यूशन में वाटर के साथ सिस मिलाऊंगा तो क्या कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि यार पोलर लाइक्स पोलर। लेकिन अगर मैं वाटर के साथ ट्रांस को मिलाऊंगा तो यहां तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी। और जब बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो बताओ कौन रहेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या टूटते हैं, नहीं टूटते। और ये क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। और वीक बॉन्ड क्या होते हैं भैया, टूट जाते हैं। अब बताओ तुम बॉइलिंग पॉइंट बॉयल करोगे, जल्दी कौन टूटेगा, ट्रांस, क्योंकि उसका वाटर के साथ कनेक्शन क्या है, कम है। तो यहां एक ही चीज देखना, जितना ज्यादा म्यू है उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, खत्म।
इसका मतलब सर यहां पर जो ऑर्डर आता है वो आता है सिस का ज्यादा आता है और ट्रांस का कम आता है। सिस का ज्यादा आता है और ट्रांस का कम आता है। अब यहां पर एक और बात आती है जिसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। जरा देखिएगा स्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि स्टेबिलिटी से ही हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी के बिना नहीं हो सकता वो। स्टेबिलिटी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिस आइसोमर है, ठीक, क्या ये प्लेनर था? प्लेनर है, मतलब कहीं ना कहीं सिस की अगर बात करूं तो ये हो गया सिस आइसोमर, जो कि भैया प्लेनर है, हमें पता है कि तभी तो यहां पर जीआई शो कर रहा है, ठीक। और यहीं पर मान लो अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो यार ट्रांस में खास बात पता है क्या है? प्लेनर है, और प्लेनर है मतलब सब तो यहां sp2 है, सबके सब मतलब कहीं ना कहीं चीजें क्या है? चीजें प्लेनर है। और यार एक बात बताओ, जब चीजें प्लेनर है तो क्या ये जो बल्कि ग्रुप है इनकी डिस्टेंस L1 है जो कि छोटी डिस्टेंस है, और भैया बल्कि बीच की डिस्टेंस L2 है जो कि बड़ी है। तो यहां पर अगर मैं L2 की बात करूं तो ये L1 से बड़ा है, और यार डिस्टेंस ज्यादा है, तो भैया यहां पर एक चीज पता लग रही है कि भैया रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो बताओ स्टेबल कौन हुआ? तो एक ही बात समझ में आई कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। मतलब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता तो यहीं से क्लियर होता है अगला पॉइंट जो कि मेल्टिंग पॉइंट है। और मेल्टिंग पॉइंट क्लियरली एक ही चीज बोलती है, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहां क्लियरली आ जाता ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये गलती करोगे बेटा तुम, बॉइलिंग पॉइंट में भी जल्दबाजी में लोग यही लिख देते हैं, यही गलती होती है। बॉइलिंग पॉइंट का केस अलग है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एक्वस मीडियम की बात कर रहा है, इसलिए वहां पर हम म्यू देखते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में हम डायरेक्ट क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी। यही डिफरेंस है, और यही कहीं ना कहीं तुम गलती करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बेस्ट है चीजों को समझ के पढ़ो, गलती कभी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, बताया था मैंने, कैसा? पोलर है तो पोलर लाइक्स पोलर, और अगर मैं बोलूं नॉन पोलर है तो नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। जरा एक एग्जांपल सर करके दिखा दो, देख लो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। मान लो मैं यहां पर क्वेश्चन तुमसे पूछूं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसा होता है? पोलर होता है ना। तो बताओ सिस पोलर था या नॉन पोलर? भैया सिस में थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट था, डाइपोल मूवमेंट था, लेकिन ट्रांस में नहीं था। तो बताओ कौन ज्यादा होगा? पोलर के साथ पोलर ही आएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं पूछता सॉल्युबिलिटी इन CCl4, क्या CCl4 नॉन पोलर होता है? तो कहानी पूरी चेंज हो गई। मतलब चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ के करना है। यार नॉन पोलर के साथ सिस कैसे होगा? वो तो पोलर होता है। मतलब यहां कौन ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए था? नॉन पोलर। इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। ये कहानी आती है किसकी? सॉल्युबिलिटी की। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझा, और यहां पर हमें यह पता है कि ये जो जीआई है ना, इस जीआई में कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। तो पूरा का पूरा जीआई जो आप कहीं भी पढ़े, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये फाइनल था बेटा। आप देख लो जाके, आपको मिल जाए तो बता देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को इतना प्यार से पढ़ो, इतना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो कि चीजें कभी गलत ही ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेकर आएंगे पूरी तरीके से ऑप्टिकल और कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशनल, मतलब वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो हमने पहले लेक्चर में स्ट्रक्चरल की बात कर ली, दूसरे में हमने जीआई को पूरा समझा, और हम तीसरे में पूरे ओआई को समझेंगे, और इस तरीके से आइसोमेरिज्म को पूरा कवर करेंगे बेटा। और संजीवनी बैच, मैं कह रहा हूं आप विश्वास मानो, ये अदर बैचेस से भी बेस्ट जाने वाला है, विश्वास करो आप ये, ठीक है। तो चलिए फिर एंजॉय करते रहिए, मौज करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू बच्चों।